नमस्कार साथियों, आर्यन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे एक बेहतरीन कोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या सहायक साबित होगा। राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी और इसी तरीके से राजस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड के जो आपके भर्तियां निकली हुई हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स आपके साबित होगा। पहली चीज़ तो हम ये बात करेंगे, आर्यन ने जो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है तो इसके लिए आपको वही प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से आर्यन नाम का ऐप इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें कुछ डेमो क्लासें होंगी और ख़ास बात यह है कि हमने लगभग आप ध्यान दीजिए, लगभग जितने भी बाज़ार में अभी पुस्तकालय विज्ञान के कोर्स वर्तमान में उपलब्ध हैं ऑनलाइन, उन सभी से सर्वश्रेष्ठ अध्ययन उपलब्ध करवाने का ये प्रयास है। और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको बाईपास करके और हम निकल जाएंगे, हर चीज़ को आपको समझाएंगे। तीसरी बात यह है कि ये जो कोर्स आपको कराया जाएगा, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। उनमें सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि आपको डेली ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, ऑनलाइन डेली टेस्ट मिलेगा, आपको 1 घंटा क्लास मिलेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा वे विद्यार्थी जो डेली या किसी कारण से ऑनलाइन नहीं रह पाते हैं तो उन्हें रिकॉर्डेड क्लास के रूप में वही क्लासें हमारी ऐप पर उपलब्ध होंगी और उन्हें भी उपलब्ध होंगी जिन्होंने इनको देख लिया है, वो भी इसका दोबारा से सदुपयोग कर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर कि हमारे द्वारा इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो देखिए आप, नंबर 1, इस कोर्स के अंदर सबसे पहले तो हम आपको वन लाइन अप्रोच वाले इतने बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करवाएंगे कि उन वन लाइन नोट्स में हर एक लाइन अपने आप में आपके अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती परीक्षा है इसके अंदर आपके संभावित प्रश्न बनने की उनकी गुंजाइश रहेगी। पहला तो ये। दूसरा, आपको जो ये पीडीएफ नोट्स टॉपिक वाइज उपलब्ध कराए जाएंगे, इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ में टेस्ट भी करवाए जाएंगे। और हमारा टारगेट है, क्योंकि 2023 की जो भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा के अंदर हम कुल मिलाकर प्रयास करेंगे कि लगभग 4 से 4,500 प्रश्न और तथ्य पुस्तकालय भर्ती परीक्षा से संबंधित इस प्रकार से तैयार कर लें कि उसके बाहर हमारा पेपर नहीं आए और हमारा जो प्रयास है आपका और हमारा सभी का, वो एक तरीके से सफल हो सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। एक और बात आपको बता दूं मैं आपको, ये जो कोर्स की रेट्स आपको दी गई हैं तो वो आपने देख ली होंगी, जैसे कि पुस्तकालय ग्रेड 3 या पुस्तकालय ग्रेड 2 सभी की फीस 7-7 हज़ार है। और यदि आप दोनों का कॉम्बो पैक लेते हैं, यानी कि 3rd ग्रेड प्लस 2nd ग्रेड, यानी कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बी लिस्ट कर रखा है और जिसने बी लिप कर रखा है वो आपके ग्रेड 3rd भी दे सकता है और ग्रेड 2nd भी दे सकता है। जबकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी कर रखा है, डी लिस्ट कर रखा है, तो उस पोजीशन में वो केवल और केवल तृतीय श्रेणी का ही फॉर्म भर सकते हैं और उसी परीक्षा को अटेंड कर सकते हैं। तो यदि ऐसा विद्यार्थी है जिसने बी लिस्ट कर रखा है तो उसे दोनों ही कोर्स करने के लिए एक कॉम्बो पैक के रूप में 9,000 रुपये का ये कोर्स है। अभी हमने बैच शुरू किया है, ये 26 जून से इसकी नियमित क्लासें आपके शुरू हो जाएंगी। और 26 तारीख से जो नियमित क्लासें शुरू होंगी उससे पहले हम 20 तारीख से लेकर और 26 तारीख के बीच में एक डिस्काउंट फीस आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एक तो ये बात है कि आप कोई सा भी कोर्स खरीदें आपकी फ़ीस केवल 999 रुपये ही लगेगी, चाहे आप ये वाला लें या फिर ये वाला। अन्यथा यदि आप कॉम्बो पैक भी लेते हैं तो भी आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा या इतना ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा, वो भी आपके 1,299 रुपये के अंदर ये कोर्स है। अगर आप इसे 26 जून से पहले परचेज कर लेते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये है। दूसरी बात, अक्सर जो भी ऑनलाइन कोर्स होते हैं उनकी जो कोर्स की अवधि होती है वो आप लोगों के अवधि होती है जैसे कि 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर।
हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो दे रहे हैं, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासों को आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासों को देखने के अलावा पीडीएफ नोट्स आप देख सकते हैं, आपकी इसके अलावा टेस्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन जो रखा है, यानी कि आपका जो कोर्स रहेगा और उसकी जो क्लासें होंगी वो आपको 2 साल तक आपके ऐप पर आपको उपलब्ध होंगी। तो एक हमने इसमें 1 साल की वृद्धि कर दी है, तो 2 वर्ष की अवधि रहेगी। कोर्स की फीस केवल 999 के करीब रहेगी। और मैंने आपको बता दिया है, हमारा ये प्रयास है आपके राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वो हिंदी भाषी राज्य हैं उत्तर भारत के जिनके अंदर लाइब्रेरी साइंस में हिंदी माध्यम से जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स अभी तक नहीं आ पाया था, वो हमने ये बढ़िया प्रयास किया है। तो सुनिश्चित तौर पर आपको अभी तक जितने भी आपने कोर्स खरीदे होंगे या उनकी डेमो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे अथवा आपने कभी कोई कोर्स परचेज कर लिया होगा और आपको निराशा हाथ लगी होगी, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर पूर्णतः संतुष्ट होंगे हमारे पढ़ाने के तरीके से भी, और परीक्षा में वो आने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस दृष्टिकोण से भी यह कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो ये मैंने एक समरी के अंदर आपको इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स बताई हैं। आज हम एक डेमो के रूप में एक क्लास ले रहे हैं यहाँ पर और एक टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पिता, फादर, यानी कि आपके श्याली रामामृत रंगनाथन। और रंगनाथन जो थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी उसे कहा जाता है कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम। जिस तरह से मेलविन ड्यूई के द्वारा दी गई जो स्कीम है उसे कहा जाता है डीडीसी, यानी कि ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जो उन्होंने बहुत पहले यानी कि 1876 में ही दे दी थी। और इसीलिए अगर हम ये कहें कि विश्व में पहला पुस्तकालय वैज्ञानिक अगर देखा जाए जिसने माना जाए तो वो मेलविन ड्यूई होंगे, क्योंकि वर्गीकरण पद्धति रंगनाथन से भी काफ़ी समय पहले उनके द्वारा अमेरिका में दे दी गई थी ये। तो देखिए आप, रंगनाथन की जो वर्गीकरण पद्धति है, इस वर्गीकरण पद्धति की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और यही हमारा टॉपिक है कि रंगनाथन की जो वर्गीकरण पद्धति है इसे क्यों वैश्लेषी और संश्लेषणात्मक पद्धति कहा जाता है। वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति क्यों कहा जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। या फिर अंग्रेजी में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम, एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम, या हम कहेंगे वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो रंगनाथन की जो वर्गीकरण पद्धति है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसमें 2 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर पक्षों का विश्लेषण पाया जाता है और इसमें पक्षों के बीच वापस से संश्लेषण पाया जाता है। और यही कारण है कि जब किसी भी विषय को वर्गांक दिया जाता है, वर्गांक का मतलब हो गया आपके क्लास नंबर, वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या, क्लास नंबर या वर्गांक प्रदान किया जाता है, तो उस समय पर जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो तरीका कहलाएगा आपके कि पहले विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद में संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद में आपके लिए वर्गांक तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर विश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा समझने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर कि वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। तो वर्गीकरण पद्धति के अंदर हम कुछ नहीं, केवल और केवल जो हमारा विषय जगत है या बहुत सारे ग्रंथ हैं या विषय हैं हमारे, या पुस्तकालय में जो पुस्तक हैं, प्रलेख हैं, उनको वर्गांक प्रदान करते हैं, वर्ग संख्या प्रदान करते हैं। इसे वर्गीकरण प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे कि मेलविन ड्यूई ने डीडीसी के द्वारा वर्गांक बनाए हैं और आपके श्याली रामामृत रंगनाथन, या हम कहेंगे रंगनाथन जी ने, तो इन्होंने आपके कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम के द्वारा
ये कार्य किया है। तो सबसे पहली बात आती है कि वर्गीकरण में होता क्या है। तो देखिए आप, जो भी हमारा विषय जगत और ज्ञान जगत है, हालांकि ज्ञान जगत के अंदर अंकन का प्रयोग नहीं किया जाता है, पूरा एक टॉपिक है हमारा ज्ञान जगत का जिसको हम पढ़ेंगे। ज्ञान जगत क्या होता है, उसके अलावा विषय कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा विषय निर्माण की बहुत सारी विधियां कौन कौन सी होती हैं, किस विधि से कौन से विषय का निर्माण होता है और उनके उदाहरण। तो ये आगे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक आएंगे। अभी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसकी, रंगनाथन की वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति या एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ मिस्टर रंगनाथन। तो ये जो वर्गीकरण पद्धति है जो रंगनाथन ने दी है, तो जब हम ज्ञान जगत में से जब विषयों का निर्माण हो जाता है, और पुस्तक वर्गीकरण जब हम करते हैं या पुस्तकालय वर्गीकरण जब हम करते हैं, तो उस समय पर हमको किसी न किसी एक वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। और होता क्या है इसके अंदर, तो देखिए आप, इसमें यह होता है कि सभी विषयों को और सभी ग्रंथों को, सभी विषयों को और सभी ग्रंथों को इस प्रकार सहायक अनुक्रम में अरेंज किया जाता है, सहायक अनुक्रम में उन्हें जमाया जाता है, ताकि भविष्य में जब उस विषय को दोबारा मांगा जाए या उस डॉक्यूमेंट को या उस दस्तावेज को या उस प्रलेख को दोबारा मांगा जाए तो वह बड़ी ही आसानी से निकालकर पाठक को उपलब्ध कराया जा सके। और जब पाठक से पढ़ने के बाद वह पुस्तक वापस पुस्तकालय में आए या वह विषय की पुस्तक पुस्तकालय के अंदर आए, तो उसे उसी सह संबंधित विषय, यानी कि दो विषय और उनसे सह संबंधित विषय वाली बीच में एक किताब है। जैसे आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, यानी कि दादा, दादा के बाद में उसका लड़का कहलाएगा पिता और पिता का लड़का कहलाएगा पुत्र। तो यहाँ पर पिता का स्थान दादा और पुत्र के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में सह संबंधित है। तो किसी भी विषय को या किसी भी पुस्तक को एक सहायक अनुक्रम में, और सहायक अनुक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी सहायता करता हो, ताकि जब उस विषय को पुकारा जाए, उस पुस्तक को पुकारा जाए, तो आसानी से उसे खोजा जा सके। वर्गीकरण पद्धति का कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो कुल मिलाकर यही है। तो वर्गीकरण जो पद्धति होती है, उस वर्गीकरण पद्धति में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे विषय होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं आपके प्राकृतिक भाषा में। यानी कि आप नॉर्मली ये कह सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि एक विषय हमने ले लिया सामान्य वर्ग, तो एक वर्ग बना लिया हमने सामान्य वर्ग, ये एक विषय है। और इसी तरीके से और विषयों का हमने नाम लिया, जैसे कि हमने ले लिया ज्ञान जगत। ये सभी क्या है आपके विषय, क्योंकि रंगनाथन ही वो व्यक्ति हैं जो इंडिया में या भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब एमलिस कोर्स वहां पर शुरू किया जाएगा, तब ज्ञान जगत नामक विषय में कौन कौन से टॉपिक होंगे और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका निर्धारण करने के लिए मिस्टर रंगनाथन को 1948 में बुलाया जाएगा और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये विषय देंगे। तो हम कहते हैं ज्ञान जगत या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, या तो ज्ञान जगत कहिए आप या इसको कहेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो देखिए, प्राकृतिक भाषा में हमने कुछ विषय लिखे, जैसे कि हमने एक लिख लिया सामान्य वर्ग, एक हमने लिख लिया जैसे कि ज्ञान जगत, ऐसे हमने लिख लिया जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, एक हमने लिया पुस्तक विज्ञान, पुस्तक विज्ञान। इसके बाद हमने ले लिया पत्रकारिता, पत्रकारिता जो है इसको आप जर्नलिज्म भी कह सकते हैं, और जर्नलिज्म नहीं कहेंगे तो आजकल इसे वर्तमान में मास कम्युनिकेशन भी या इस नाम से भी पुकारा जाता है।
तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उन सारे विषयों का नाम लिख लिया है जो कि विषय हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये मैं उदाहरण कॉलन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम रंगनाथन की विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति को समझ रहे हैं, इसलिए डीडीसी के उदाहरण न लेने की जगह पर मैं यहाँ पर उदाहरण जो ले रहा हूँ वो आपके कौन से ले रहा हूँ? कॉलन क्लासिफिकेशन के। तो अब सामान्य वर्ग, ज्ञान जगत, पुस्तकालय विज्ञान और भी आपके पुस्तक विज्ञान, गणित की बात करें तो बी गणित, कृषि की बात करें तो जे। तो इस तरीके से कई सारे, जैसे कि कृषि, तो कृषि हो जाएगा आपके। इस तरीके से हमने ये जो भी नाम लिखे हुए हैं इसे कहते हैं हम प्राकृतिक भाषा में किसी विषय का नाम, जैसे कि चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, फ्रेंच में, लैटिन में, जर्मन में। तो फ्रेंच में किसी भी भाषा के अंदर जो किसी विषय का नाम होता है उसे प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। और वर्गीकरण पद्धति में क्या किया जाता है कि हम एक इस प्राकृतिक भाषा के नाम को बदलने के लिए एक नई भाषा तैयार कर लेते हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम भाषा। या मानव निर्मित भाषा। तो कृत्रिम भाषा या मानव निर्मित भाषा, ये जो कृत्रिम या मानव निर्मित भाषा है ये वर्गाचार्य के द्वारा, वर्गाचार्य कौन होता है? वह विद्वान जिसने कोई ना कोई वर्गीकरण पद्धति की खोज की है या वर्गीकरण पद्धति के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ऐसे जो विद्वान होते हैं उन विद्वानों को क्या कहा जाएगा? आपके वर्गाचार्य या क्लासिफिकेनिस्ट या वर्गाचार्य उन्हें कहा जाता है। तो कोई भी वर्गाचार्य या अलग अलग जो वर्गाचार्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अंकन, ध्यान देना, अलग अलग प्रकार के अंकन या नोटेशन, तो अलग अलग प्रकार के अंकन या नोटेशनों का प्रयोग करते हुए इस प्राकृतिक भाषा में लिखे गए विषय के नाम को बदलकर कृत्रिम भाषा में उसे एक अंक या अंकन प्रदान कर देते हैं। यही कहलाता है आपके वर्गीकरण करना। और देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें सामान्य वर्ग, तो कॉलन क्लासिफिकेशन में इसके लिए छोटे z का प्रयोग किया गया है। या आप बात करेंगे कि ज्ञान जगत, तो ज्ञान जगत के लिए एक का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो अंकन है उसका है वो 1 है। पुस्तकालय विज्ञान की आप बात करेंगे तो इसका जो अंकन है वो 2 है। या जैसे कि पुस्तक विज्ञान की बात करेंगे तो इसका जो अंकन है वो 3 है। इसी तरह से पत्रकारिता की बात करेंगे आप, तो पत्रकारिता की बात करेंगे तो इसका अंकन 4 है। इसी तरह से मैथमेटिक्स या गणित की बात करेंगे तो कैपिटल B है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ लिखाया कृषि, तो कृषि का अंकन जो होगा वो कैपिटल J होगा। तो अब देखिए वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण होता है किसी भी विषय के पद या टर्म को, भाई कोई भी विषय है उसका पद है ये, सामान्य वर्ग, ज्ञान जगत, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तक विज्ञान, पत्रकारिता, ये पद है। तो किसी भी विषय के पद को या उसके नाम को कह दो आप, थोड़ा अगर आसान भाषा में चाहें। हालांकि लाइब्रेरी साइंस के संदर्भ में जब इसको शब्द के रूप में काम में लेंगे तो आपको पद के रूप में या टर्म के रूप में ही काम में लेना है, पद या टर्म। तो जब प्राकृतिक भाषा में लिखे किसी विषय के पद या टर्म को कृत्रिम भाषा में प्रदान किए गए अंकनों के अंदर, देखिए कृत्रिम भाषा में प्रदान किए गए अंकन हैं जो वर्गाचार्य के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे आप तो वहां पर मिश्रित अंकनों का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आप डीडीसी पढ़ेंगे तो डीडीसी के अंदर शुद्ध अंकनों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि हमने प्राकृतिक भाषा में किसी विषय के नाम या पद को किसी वर्गीकरण की कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर दिया या चेंज कर दिया या बदल दिया, तो यही आपके क्या कहलाएगा? आपके वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन।
और आप ये ध्यान रखना, वर्तमान में आज और हम सभी लोग मिलकर खूब अलग अलग मंचों से चिल्लाते हैं, जो भी हम लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, जैसे कि मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, किसी भी विषय के अंदर कोई भी व्यक्ति आजीवन केवल एक विद्यार्थी ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, आप कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें तो भी आप उसके क्या कहलाएंगे, उस विषय के विद्यार्थी, क्योंकि उस विषय का हमको बहुत कम नॉलेज मिला है अभी तक भी। तो ध्यान दीजिए आप कि ये जो अंकन प्रदान किए गए और कृत्रिम भाषा से हमने उनको प्राकृतिक भाषा से उन पदों को हमने बदल दिया कृत्रिम भाषा में, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के अंकन काम में लिए, अंकन या नोटेशन। और नोटेशन या अंकन दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो शुद्ध अंकन पर आधारित नोटेशन हो सकते हैं या मिश्रित अंकन पर आधारित नोटेशन हो सकते हैं। ये जो बदलाव हमने किया इसे कहा जाता है वर्गीकरण। तो हम आए दिन अलग अलग मंचों से या पुस्तकालय विज्ञान के जो मंच हैं उनसे हमेशा ये बार बार घोषणा करते रहते हैं कि लाइब्रेरी एक विज्ञान है, लाइब्रेरी इज ए साइंस, यानी कि पुस्तकालय जो विषय है वो क्या है, विज्ञान है। ये जो हम दावा करते हैं, ये दावा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के अंदर या पुस्तकालय नामक विषय के अंदर दो तरह की ऐसी चीजें अपनाई गई। ध्यान दीजिएगा आप, दो तरह की ऐसी चीजें अपनाई गई, एक तो वर्गीकरण और एक आपके प्रसूचीकरण। ये दो वो चीजें हैं जिन्होंने इस पुस्तकालय नामक विषय को एक तरीके से दर्जा प्रदान करवा दिया विज्ञान होने का। यानी कि यदि आज पुस्तकालय विज्ञान कहलाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण लाइब्रेरी नामक विषय में दो तकनीकों का उपयोग करना, और जो दो तकनीक हैं वो आपके क्या क्या कहलाएंगे, एक तो वर्गीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाना और प्रसूचीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाना। इन दो चीजों ने ही, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और प्रसूचीकरण, तो प्रसूचीकरण हो जाएगा आपके कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन। क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा तो हम क्या करते हैं, विभिन्न विषयों को जो प्राकृतिक नाम में लिखे हुए हैं उनको एक कृत्रिम भाषा में एक अंकन प्रदान करके और फिर उनको एक सह संबंधित ऑर्डर में जमा देते हैं या एक सहायक अनुक्रम में जमा देते हैं, जिसका फायदा तो ये होता है कि लाखों किताबों के बीच में से भी कोई भी किताब कभी भी खोजी जा सकती है। तो ये जो पक्ष है, कौन सा वाला, वर्गीकरण वाला, ये ज्यादा लाभदायक होता है पाठक के लिए नहीं बल्कि पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा पुस्तकालय के कर्मचारी को यह पता पड़ जाएगा कौन सी पुस्तक कहाँ पर रखनी है, कौन सा प्रलेख कहाँ पर रखना है, किन दो विषयों के बीच में कौन सा विषय आएगा। ये सारी जानकारी लाइब्रेरियन को होनी चाहिए, और वह कौन उपलब्ध करवाएगा, आपका कोई भी वर्गीकरण पद्धति, चाहे वो डीडीसी अपना रहे हैं आप या सीसी या फिर यूडीसी अपना रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, वो भी हम आगे बात करेंगे, हर एक टॉपिक आएंगे ये वक्त। अभी हम पर्टिकुलर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वर्गीकरण की एक तो प्रक्रिया और एक प्रसूचीकरण यानी कि उनकी कैटलॉग बनाना। कैटलॉग है ये एक तरीके से पाठक की सहायता करती है, और वर्गीकरण जो होती है ये एक तरीके से जो पुस्तकालय के कर्मचारी हैं उनकी सहायता करती है। तो इसका जो लाभ होता है वो ये होता है कि वर्गीकरण और प्रसूचीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, यदि ये दोनों प्रक्रियाएं आपने अपनी लाइब्रेरी में अपनाई हैं तो अर्थात आपके यहाँ पर पुस्तकों का आदान प्रदान, पुस्तकों का रखरखाव, प्रलेखों को रखना और उनका आदान प्रदान एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण शब्द काम में लेंगे हम, क्या हो जाता है, यंत्रवत हो जाता है। यंत्रवत का मतलब हो गया ऑटोमेटिक हो जाता है।
और जब ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, यानी कि कोई भी लाखों किताबों में से कोई भी किताब जो पाठक द्वारा मांगी गई है वह तुरंत लाइब्रेरियन के द्वारा निकालकर उसे उपलब्ध करवा दी जाएगी, और कोई भी किताब जो लाइब्रेरी में वापस जमा कराई गई है वह लाखों किताबों के बीच किन दो किताबों के बीच में उस प्रलेख को, उस ग्रंथ को या उस किताब को रखा जाएगा या उस विषय की पुस्तक को रखा जाएगा, यह भी निर्धारित हो जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर हमारी जो गतिविधि है वो कैसी हो गई? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहिए आप या तो, या हम कहेंगे यंत्रवत हो गई, यानी कि मैकेनिकल हो गई। और ये हो जाने की वजह से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि अब ना वर्गीकरण करने में, ना प्रसूचीकरण करने में, ना पुस्तकों के आदान प्रदान में, ना इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर किसी के द्वारा भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कोई भी विषय क्या कहलाने लग जाता है? विज्ञान। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जिन सिद्धांतों से मिलने वाले परिणाम शुद्ध होते हैं, एक जैसे होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहकर पुकारते हैं। तो वर्गीकरण और प्रसूचीकरण ये दो ही टर्म ऐसी हैं जिन्होंने पुस्तकालय नामक जो विषय है इस विषय को विज्ञान का दर्जा दिया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और खास तौर से, और यही रीजन है कि आधुनिक विश्व में पहले पुस्तकालय वर्गाचार्य कौन कहलाते हैं? तो पुस्तकालय वर्गाचार्य कौन कहलाएंगे आपके? तो 1876 में ही, 76 में ही, 1876 का मतलब 76 में ही मेल्विन ड्यूई के द्वारा डीडीसी नामक वर्गीकरण पद्धति दे दी गई थी। तो वही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक वर्गाचार्य का दर्जा प्राप्त किया है, सबसे पहली वर्गीकरण पद्धति दी है, वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति दी है, और इसी कारण उन्हें आपके पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उसके बाद में हमारे रंगनाथन ने भी 1933 में कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम, कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम, ये आपके 1933 में दी। और इसके द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो भारत में हमारे पुस्तकालयों के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी हो गई? यंत्रवत हो गई। अब पुस्तकें एक सहायक अनुक्रम के अंदर रखी गई हैं और उन्हें खोजने पर आपको ना तो अधिक समय लग रहा है, ना पाठकों का अधिक समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर वर्गीकरण और प्रसूचीकरण ये दो वो तकनीक हैं जिन्होंने इस पुस्तकालय नामक विषय को विज्ञान होने का दर्जा दिया है। अब देखिए आप, हमारे जो रंगनाथन है, तो रंगनाथन जिन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, क्योंकि कॉलन का मतलब ही क्या होता है? दो बिंदु, तो इन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसको नाम क्या दिया है? कॉलन क्लासिफिकेशन। और कॉलन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। तो या तो इसे कॉलन क्लासिफिकेशन कहेंगे हम, या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति नाम से पुकारेंगे। तो 1933 में जब ये वर्गीकरण पद्धति इन्होंने दी, तो इस वर्गीकरण पद्धति को भारत में दिया गया। इसलिए भारत में अगर हम बात करेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, तो वो आपके श्याली रामामृत रंगनाथन ही आपके कहलाएंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि देखिए आप, जो हमारे रंगनाथन थे, तो रंगनाथन के पुस्तकालय विषय के गुरु कौन थे जिनके ये स्टूडेंट थे? तो ध्यान रखना आपको कि रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु, तो आपको ध्यान रखना है कौन से व्यक्ति थे। आप सभी को पता है कौन से व्यक्ति हैं आपके? बर्बिक सेयर्स।
लेकिन यदि ये सवाल इस तरीके से न आए कि रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके बर्बिक सेयर्स। यही अगर सवाल इस तरीके से आ जाए, क्योंकि रंगनाथन की ग्रेजुएशन तक जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उसमें लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान विषय का कोई लेना देना नहीं था। उस समय तक उन्होंने केवल मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेजुएशन की थी। तो कई बार आ जाता है कि इनके गणित के गुरु कौन थे, गणित विषय के। तो इनके गणित विषय के जो गुरु थे उनका नाम था एडवर्ड रॉस। तो रंगनाथन के दो गुरुओं की अगर बात की जाए, पुस्तकालय विज्ञान के इनके गुरु कहलाएंगे बर्बिक सेयर्स, और गणित विषय में इनके जो गुरु हैं वो कहलाएंगे आपके सर एडवर्ड रॉस। एडवर्ड रॉस जो इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे, उनसे भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज ली, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो देखिए आप, रंगनाथन ने पुस्तकालय नामक विषय को विज्ञान का दर्जा देने के लिए या विज्ञान जैसा बनाने के लिए उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक किताब की रचना की। क्या नाम है उस किताब का? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये सारे टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस संदर्भ में मैं समझा रहा हूं, तो केवल उन चीजों को कनेक्ट करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 5 उन्होंने लॉ दिए थे, 5 सूत्र उन्होंने दिए थे। उनमें जो पहला सूत्र था वो कहलाता है आपके पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, यानी कि बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा इन्होंने दिया था कि प्रत्येक पाठक को उसका चाहा गया ग्रंथ मिले, यानी कि जो ग्रंथ चाहता है वो उसको मिलना चाहिए। और इसी तरीके से तीसरा इन्होंने दे दिया था, प्रत्येक पुस्तक को भी उसका उचित पाठक मिले। और इसके बाद उन्होंने दिया था एक और, 3 के बाद में चौथा, पाठक का समय बचे। और 5वां और आखिरी जो इन्होंने दिया था वो कहलाता है आपके कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्थाएं हैं, यानी कि आप ध्यान रखना, उन्होंने यहाँ पुस्तकालयों को ऑर्गेनाइजेशन न कहकर ऑर्गेनिज्म कहा है। ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर क्या कहा है? ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैविक घटक जिसमें वृद्धि और विकास होता है। तो जिसमें वृद्धि और विकास पाया जाता है उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए 5वां जो सूत्र था इनका वो आपके क्या कहलाएगा कि पुस्तकें एक वर्धनशील संस्थाएं। ये 5 लॉ उन्होंने दिए थे या 5 सूत्र उन्होंने दिए थे। ये जो 5 सूत्र या लॉ उन्होंने प्रदान किए, इनमें जो पहला वाला लॉ है जिसकी मैंने अभी अभी चर्चा की थी कि पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ये जो पहला सूत्र है, ये पहला सूत्र ही इन्होंने अपने गणित के गुरु सर एडवर्ड रॉस से ग्रहण किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रंगनाथन ने अपने गणित के गुरु सर एडवर्ड रॉस या एडवर्ड रॉस से कौन सा वाला सूत्र लिया या कौन सा वाला लॉ लिया, जिसको बाद में इन्होंने एक किताब के अंदर साथ में काम में लिया, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किताब का नाम था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसमें 5 लॉ या 5 सिद्धांत उन्होंने प्रदान किए। उनमें जो सबसे पहला सिद्धांत है उसके लिए वो किसके ऋणी हैं, यानी कि किन से उन्होंने उधार लिया है या किन से उन्होंने अपनाया है, तो वो व्यक्ति कौन कहलाएंगे? आपके एडवर्ड रॉस। तो सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। हम हर पहलू को लेते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि तथ्यात्मक पढ़ें और कंसेप्ट तक नहीं पहुंचें और फिर कभी ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए कि हम एग्जाम में नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए सवाल अब बन जाता है कि
द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक में उल्लेखित सूत्रों में से कौन सा सूत्र मूलतः रंगनाथन की देन नहीं है? तो पहला सूत्र ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद नहीं दिया, बल्कि वो सूत्र उन्होंने किससे अपनाया? अपने गणित के गुरु, गणित के शिक्षक एडवर्ड रॉस से अपनाया उन्होंने। बाकी के जो लॉ हैं, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसका चाहा गया ग्रंथ मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका चाहा गया पाठक मिले, फिर आपके तीसरे नंबर पर पाठकों का समय की बचत हो, उनके समय नष्ट ना हो। इसके बाद अगला जो था वो आपके कहलाएगा कि जो आपके लाइब्रेरी हैं या पुस्तकालय नामक जो संगठन है, ये वर्धनशील संस्थाएं हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ऑर्गेनिज्म है। तो सवाल यदि आ जाए कभी भी इस तरीके से, एडवर्ड रॉस से उन्होंने कौन सा सूत्र अपनाया? पहला। रंगनाथन का मूलतः कौन सा सूत्र नहीं है? पहला। और पहले सूत्र को आधार बनाकर ही रंगनाथन ने बाकी के अपने 4 सूत्र दिए थे, जिनका मूल आधार कौन सा कहलाएगा? पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने चर्चा की है, हालांकि अपन उसी बिंदु पर आते हैं। तो देखिए आप, मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण पद्धति में हमने क्या किया? हमने कृत्रिम भाषा में विषयों के जो पदनाम हैं, उन पदनामों को एक अंकनों की कृत्रिम भाषा के अंदर उनका अनुवाद कर दिया, और फिर उन सभी अंकनों को और उन विषयों को एक सहायक अनुक्रम में पा लिया, और यही हमारी क्या तैयार हो गई? वर्गीकरण पद्धति। इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो मुख्य लाभ एक ही होता है, और वो कहलाएगा आपके पुस्तकालय की गतिविधियों को यांत्रिक रूप देना, यानी कि उन्हें ऑटोमेटिक बना देना, यानी कि गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। प्रत्येक व्यक्ति उचित समय पर निर्धारित समय के अंदर कोई ग्रंथ जमा करा सकता है और नए ग्रंथ को वो स्वीकृत करवा सकता है, यानी कि एक तरह से आपके जारी करवा सकता है। तो ये तो हो गई आपकी वर्गीकरण पद्धति। अब यहां आती है बात कि रंगनाथन ने जो वर्गीकरण पद्धति दी थी, उसको नाम क्या दिया? अपनी पद्धति को इन्होंने कहा वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो यहाँ 2 ही शब्द हैं, और उन 2 ही शब्दों को हमको समझना आवश्यक है। यानी कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो ग्रंथ होता है उसकी जो आख्या होती है, आख्या आप जानते ही हैं, आख्या का मतलब क्या होता है? टाइटल, आख्या या टाइटल। तो पुस्तक की जो आख्या या टाइटल होता है, उसके विभिन्न जो पक्ष होते हैं, या आप सादा भाषा में बात करें कि विषय के विभिन्न पक्षों का पहले विश्लेषण किया जाता है। कुल मिलाकर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, विषयों के विभिन्न पक्षों और आइसोलेट यानी कि पहलुओं का पहले क्या किया जाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण वह विधि होती है जिसमें किसी विषय में जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, बांटा जाता है, टुकड़े में बिखेरा जाता है। फिर उसके बाद उनकी पहचान की जाती है कि कौन सा पक्ष कहलाएगा और मौलिक विषय कौन कहलाएगा। ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद उन्हें एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है। उसके बाद उन्हें अंकन में जाकर, जो आपके किसी भी वर्गीकरण पद्धति के अंदर जो विषयों के लिस्ट दी गई है और उन्हें अंकन दिया गया है, उन शेड्यूल में से या विषय की अनुसूचियों में से, विषय के क्या होते हैं? शेड्यूल या अनुसूचियां, उनमें से जाकर प्रत्येक पक्ष के लिए कौन से अंकन का प्रयोग किया गया है, उन अंकनों को यहाँ लेकर और उनको बाद में कई सारे चिन्हों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न पक्षों के बीच में विभिन्न चिन्ह काम में लिए जाते हैं, जिनकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे, और उन्हें जोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से एक वर्गांक या क्लास नंबर या आपके वर्ग संख्या कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर तैयार होती है। तो वर्गीकरण पद्धति में आपके रंगनाथन ने वर्गीकरण करने के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन में 2 चरण अपनाए हैं। पहला है विश्लेषण करना, दूसरा है संश्लेषण करना। विश्लेषण में पहले जो पुस्तक का या विषय का जो नाम है या पुस्तक की जो आख्या है,
उसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, उन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है और संश्लेषण में उन्हें वापस योजक चिन्हों के प्रयोग करते हुए, जो भी योजक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हुए आपस में जोड़कर एक वर्गांक या क्लास नंबर या वर्ग संख्या प्रदान कर दी जाती है। अब देखिए आप, अब यहाँ से एक भूमिका हमने बनाई है, उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की बात करेंगे। यानी कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो आपको अब समझ में आएगा कि वैश्लेषी संश्लेषणात्मक जो पद्धति है ये क्या है, ये एक सामान्य सा पद या नाम है। पद की जगह अपन क्या कह सकते हैं, नाम है, और इसका प्रयोग किसी भी पद्धति में किया जा सकता है या हर उस वर्गीकरण पद्धति के अंदर विश्लेषण और संश्लेषण तरीकों को अपनाया जा सकता है। जिस भी किसी वर्गीकरण पद्धति में संयुक्त विषय, हम आगे बात करेंगे इनको, संयुक्त विषय क्या होते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। तो संयुक्त विषय जो होते हैं उनको पहले वैचारिक धरातल पर विभिन्न पक्षों के अंदर विश्लेषित यानी कि बांट लिया जाता है, फिर शाब्दिक धरातल पर उन्हें रूपांतरित कर लिया जाता है, और अंकन धरातल पर क्या किया जाता है, ये अंतिम है, अंतिम धरातल। ये कैसे और किस प्रकार आएंगे, क्योंकि आपके ये पूरा एक अलग टॉपिक है जिसमें आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे रंगनाथन की प्रायोगिक वर्गीकरण प्रक्रिया। यानी कि रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण पद्धति किस तरीके से अपनाई है, या रंगनाथन की प्रायोगिक वर्गीकरण के विभिन्न चरण, जिसमें वो 9 चरण काम में लेते हैं, 9 स्टेप काम में लेते हैं, और 9 चरणों के अंदर एक जो विषय होता है वह धीरे धीरे 9 चरणों से गुजरता हुआ वर्ग संख्या में या क्लास नंबर में बदल जाता है। तो ये एक पूरा टॉपिक होगा जिसको हम आगे लेंगे। अभी यहाँ पर इसका हल्का सा ही इंट्रोडक्शन देना है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो हर वह वर्गीकरण पद्धति जिसमें संयुक्त विषयों को वर्गांक बनाने के लिए पहले वैचारिक धरातल पर ले आकर विभिन्न पक्षों में उनका विश्लेषण किया जाता है, शाब्दिक धरातल पर लाकर उन्हें रूपांतरित या उन्हें बदल लिया जाता है, और अंकन धरातल पर लाकर उनका अनुवाद करके, और फिर संबंधित जो भी पक्ष हैं उन संबंधित पक्षों के लिए जो भी कोई अंकों का योजक चिन्ह काम में लिया जा रहा है उनकी सहायता से उन सबको आपस में जोड़ लिया जाता है, यानी कि संश्लेषित कर लिया जाता है। ये जो पूरा पेज है, अब ये पेज अगर आपको समझना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक आख्या लेनी पड़ेगी। आख्या का मतलब टाइटल। किसी भी पुस्तक के प्रथम जो पृष्ठ होता है उस पर जो पुस्तक का नाम लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, आख्या, या हिंदी में कहेंगे आख्या, अंग्रेजी में कहेंगे उसे टाइटल। तो यहाँ पर भी हम पहले इस सारी प्रक्रिया को समझने के लिए एक आख्या का सहारा ले लेते हैं, और किस तरीके से यहाँ रंगनाथन के द्वारा कॉलम क्लासिफिकेशन में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। और इसी कारण फिर इस प्रक्रिया को नाम क्या दे दिया हमने, वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति। इसे समझने के लिए पहले देखिए आप विषयों के प्रकार की बात कर लेते हैं। हम विषयों के प्रकार। कर रहे हैं विषयों के प्रकार के। विषय कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे ज्ञान जगत का लगातार विकास होता गया, और ज्ञान जगत का विकास होने की वजह से धीरे धीरे जो सरल विषय थे वो मिश्रित विषय बन गए। मिश्रित से आज बहुत सारे विषय जटिल या कॉम्प्लेक्स विषय बन गए। तो विषयों के जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहले आपके आते हैं सरल विषय।
इन सरल विषय को आप कह सकते हैं मुख्य विषय। या मेन क्लास। तो मुख्य विषय, सरल विषय या मेन क्लास। और जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम, इतिहास, भूगोल, ठीक है, ये जितने भी विषय हैं वो कैसे हैं, सरल हैं। और इन सरल विषयों की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, इनके साथ में किसी अन्य विषय का ना तो प्रभाव होता है और ना ही किसी अन्य पक्ष का इनके साथ कोई जुड़ाव होता है। तो साधारण तरीके से हम ये कहेंगे कि जब किसी एक मूल विषय के साथ में कोई भी पक्ष या एकल विचार जुड़ा हुआ ना हो, दोबारा सुनिए आप इसको, जब किसी मौलिक विषय के साथ कोई भी पक्ष या एकल विचार जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसे विषयों को सरल विषय कहा जाता है। जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सभी आपके सरल विषय कहलाएंगे, क्योंकि किसी एक विषय से संबंधित ज्ञान है ये, इन पर किसी अन्य विषय का ना तो प्रभाव है, उसके अलावा ना ही कोई अन्य पक्ष या कोई एकल विचार इसके साथ में कनेक्टेड या जुड़ा हुआ है। एकल विचार को हम पढ़ेंगे आगे। आइसोलेट क्या होते हैं, फेसेट क्या होते हैं, यानी कि पक्ष क्या होते हैं, और आपके मेन क्लास क्या होते हैं, तो ये पूरा टॉपिक होगा हमारा। तो देखिए आप, इतिहास, भूगोल, ये सारे सरल विषय आपके कहलाएंगे। ये जो सरल विषय होते हैं इनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई पक्ष जुड़ा हुआ नहीं होता है। और जब विषय सरल है तो इनका वर्गांक बनाना कितना आसान होता है। क्यों? क्योंकि विषय का नाम है इतिहास, तो इतिहास का कॉलम क्लासिफिकेशन में जो कोई भी कोड है बस वो दे दिया जाएगा। और इसी तरीके से भूगोल है, जैसे कि भूगोल के लिए जो कोड है वो आपके कहलाता है, भूगोल का कोड आपके कैपिटल यू। या इसी तरीके से हम बात करें इतिहास, तो इतिहास के लिए आपके कहलाएगा कैपिटल वी। तो अब देखिए आप, हमने वर्गांक बना दिया, वर्ग संख्या बना दी, क्लास नंबर बना दिया, लेकिन एक एक अंक आ रहा है। अंकन जो हमने दिया है कृत्रिम भाषा से, प्राकृतिक भाषा से हमने किसी पद को या किसी विषय का नाम बदलकर उसे एक कृत्रिम भाषा में बदल दिया है और एक अंकन प्रदान कर दिया है। तो सरल विषय के अंदर ये समस्या नहीं होती है। तो सरल विषयों के अंदर जब पक्ष ही नहीं होते हैं तो ना तो विश्लेषण करने की आवश्यकता है, यानी कि विभिन्न पक्षों को खोलना, और ना ही संश्लेषण करने की आवश्यकता है कि खोले गए पक्षों को एक निश्चित अनुक्रम में जमा कर वापस से उन्हें योजक चिन्हों के द्वारा दोबारा जोड़ना। ये दोनों क्रियाएं इसके अंदर होंगी नहीं। तो सरल विषय के अंदर तो आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की जो विशेषता है, यानी कि विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति, इसका प्रयोग ही नहीं होगा। एक तरीके से सरल विषय आसानी से आप इसको वर्गांक प्रदान कर सकते हैं, इन्हें सरल विषय कहा जाता है। अब देखिए आप, ये जो मेन क्लास होती है, तो रंगनाथन जो है उन्होंने किसी भी विषय के साथ में 5 मूलभूत श्रेणियां या 5 मूलभूत पक्षों का उल्लेख किया गया है। और ये जो 5 मूलभूत श्रेणियां या पक्ष आपके जो होते हैं, इनको हम आगे एक पूरी क्लास के अंदर लेंगे, जो कहलाते हैं आपके, एक तो पर्सनैलिटी, एक मैटर, एक एनर्जी, एक आपका स्पेस, और लास्ट में आपका टाइम। और विषय जो होता है, जो मूल विषय है, वो तो रहेगा, यानी कि मेन क्लास तो अपनी जगह पर है ही है। तो ये तो हो गया आपके मेन क्लास। और एक मुख्य विषय के साथ या एक सरल विषय के साथ में जब एक या एक से अधिक पक्ष या एकल विचार जुड़े होते हैं, तो ऐसा जो विषय बनता है उसी विषय को कहा जाता है आपके मिश्रित विषय। ठीक है जी। तो वर्गीकरण पद्धति के अंदर संश्लेषण और विश्लेषण का जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मूलतः अपनाई जाती है किस संदर्भ में, जब तक विषय ना हो, मिश्रित ना हो। यदि वो सरल है तो सरल विषय में तो कोई पक्ष होता ही नहीं है, तो ना विश्लेषण की आवश्यकता है ना संश्लेषण करने की आवश्यकता है। और यदि विषय के साथ में जो कई सारे पक्ष होते हैं, पर्सनैलिटी,
मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, या हम कहेंगे इसको व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के अलावा पदार्थ, पदार्थ के अलावा आपके ऊर्जा, ऊर्जा के बाद में आपके स्थान और उसके बाद में समय। इनमें से कोई एक दो पक्ष या ये पांचों पक्ष अगर विषय के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा ही विषय क्या बन जाता है आपके मिश्रित विषय, यानी कि इसे हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये तो मेन क्लास से सरल विषय है क्योंकि इनके साथ कोई पक्ष जुड़ा हुआ नहीं है। और यदि मेन क्लास के साथ यानी कि मुख्य सरल विषय के साथ में एक या एक से अधिक पक्ष या एकल विचार जुड़े हुए हैं तो ये विषय कैसा हो जाएगा आपका मिश्रित या कंपाउंड सब्जेक्ट। और ऐसे ही मिश्रित या ऐसे ही और भी अगर शब्द काम में लेना तो आप ले सकते हैं यौगिक विषय। तो या तो आप इसे कहिए मिश्रित विषय या आप कहेंगे यौगिक विषय यानी कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ऐसे जो विषय होते हैं उनका जब वर्गांक बनाया जाता है तो मेन क्लास और उसके साथ में जुड़े हुए विभिन्न पक्ष उन सबको खोलकर पहले विश्लेषण किया जाता है, हर एक पक्ष की पहचान की जाती है, इसमें कौन सा पक्ष पर्सनैलिटी है, कौन सा पक्ष मैटर है, कौन सा पक्ष एनर्जी है, कौन सा पक्ष स्पेस और टाइम है। और ये करने के बाद वर्गीकरण पद्धति में आपके जो अनुसूचियां यानी कि जो शेड्यूल यानी कि जो लिस्ट दी होती है विषयों की, उसके अलावा आपके व्यक्तित्व पक्ष की, ऊर्जा पक्ष की, मैटर की, स्पेस की और टाइम की, उनमें से संबंधित अंकन यानी कि अंक वहां से लिया जाता है और इन जगहों पर उन अंकों को प्रदान कर दिया जाता है। इन्हें फिर एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है और निश्चित क्रम यही कहलाता है, पहले मेन क्लास के बाद पर्सनालिटी आती है, उसके बाद मैटर आता है, उसके बाद एनर्जी आती है, उसके बाद स्पेस आता है और अंत में टाइम आता है। तो जमाया जाता है। यहां तक तो क्या हो गया विश्लेषण। और जमाने के बाद जब ये जमा लिया जाता है विभिन्न पक्षों के अंकों को, जमाने के बाद इनके बीच में जो इनके संबंधित योजक चिन्ह है वो योजक चिन्ह प्रदान करके इन्हें संश्लेषित कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहां पर आपके रंगनाथन की वर्गीकरण पद्धति यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति, वहां इसका महत्व होता है। तो सरल विषय में इसका कोई महत्व नहीं होगा, जो भी होगा वो आपके यौगिक या मिश्रित विषयों के अंदर होगा यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर इनका उपयोग होगा। और जब दो मेन क्लास यानी कि दो मौलिक विषय ही, दो मेन क्लास यानी कि दो मौलिक विषय ही आपस में मिल जाते हैं तो जो सब्जेक्ट बनता है उसी विषय को कहा जाता है आपके तीसरे टाइप का प्रकार, यानी कि पहला आपके सरल हो गया, दूसरा आपके यौगिक यानी कि कंपाउंड हो गया और तीसरा कहलाएगा आपके जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट बनते हैं इनमें क्या होगा, एक मुख्य विषय ने दूसरे मुख्य विषय के साथ मिलकर एक नए विषय को जन्म दे दिया है। ध्यान देना आप, यहां पर ना तो पक्ष ना ही एकल विचार जुड़ रहे हैं, बल्कि एक मौलिक विषय ने किसी एक दूसरे मौलिक विषय के साथ मिलकर एक नए विषय को जन्म दे दिया है। जैसे कि अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक तो विषय है भूगोल, तो भूगोल के साथ में कोई भी पक्ष जुड़ा हुआ नहीं है तो ये आपके कैसा कहलाएगा, मेन क्लास मुख्य विषय कहलाएगा। और एक विषय हो गया जैसे कि आपके राजनीति, और जब ये दोनों विषय आपस में मिल जाएंगे तो एक नए सब्जेक्ट का जन्म होगा और वो नया सब्जेक्ट जो बनेगा, इन दोनों मूल विषयों से नया सब्जेक्ट का जो जन्म होगा उसे आप नाम दे सकते हो जियो पॉलिटिक्स। और ये एक नया विषय है
इसमें भी पक्ष नहीं होते हैं, तो जब इसमें भी पक्ष नहीं होते तो यहां पर भी आपके विश्लेषण संश्लेषण काम नहीं आएगा, ना सरल विषयों में काम आता है, ना आपके जटिल विषयों में काम आता है, केवल और केवल कहां काम आता है, आपके दूसरे नंबर के यौगिक या मिश्रित विषयों का वर्गांक बनाने के लिए ही संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति, या मैंने उल्टा बोल दिया है, पहले विश्लेषणात्मक या विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति यानी कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। या जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे कि विषय है, सरल विषय है इतिहास, इसके साथ कोई भी पक्ष जुड़ा हुआ नहीं है तो ये सरल विषय है। लेकिन अगर मैंने ये कर दिया कि भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, तो ये जो विषय बना इसमें भारत नाम का एक पक्ष और जुड़ गया है, इसलिए ये कैसा विषय हो जाएगा आपका, मिश्रित या यौगिक। यह मैंने कर दिया भारत का भूगोल, एक तो भूगोल इसमें कोई पक्ष नहीं है, और मैंने कर दिया भारत का भूगोल, अमेरिका का भूगोल, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित। और जब दो मौलिक सब्जेक्ट, दो मूल विषय भूगोल और राजनीति, और दोनों आपस में मिल गए और दोनों ने मिलकर ही एक नए सब्जेक्ट को जन्म दे दिया, बल्कि अपनी और पहचान खो दी और एक नए सब्जेक्ट का रूप ले लिया, तब हम उसे कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया भूगोल और इतिहास, और दोनों ने मिलकर किस नए विषय को जन्म दे दिया, आपके जियो पॉलिटिक्स नामक एक नए विषय को जन्म दे दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप, तो हमने बात की कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर कि हर वह वर्गीकरण पद्धति जिसमें दो स्टेप अपनाई जाती हैं, यानी कि उसमें विषय के विभिन्न पक्षों और एकलों के बीच में विश्लेषण किया जाता है और बाद में संश्लेषण भी किया जाता है, उन सभी पद्धतियों को आप वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं। जैसे कि रंगनाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन एक वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति है। रंगनाथन जो थे, उन्होंने जब आपके वर्गांक प्रदान करने के लिए प्रायोगिक वर्गीकरण पद्धति के जो तीन भागों में से बांटा, पहला वैचारिक धरातल, दूसरा कहलाया शाब्दिक धरातल और तीसरा कहलाया अंकन धरातल। ये पूरा घंटे भर की लगभग क्लास होगी जिसके अंदर हम आराम से इसको डिस्कस करेंगे, और 9 चरणों को अपनाया जो आपके 9 स्टेप ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो रंगनाथन ने वो दी है। अब देखिए आप, अब यहां से आपके चीजें सरल होना शुरू हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति को प्रयोग में किस प्रकार लेते हैं। तो हम एक छोटी सी आख्या बना लेते हैं। यहाँ पर आख्या का मतलब किसी भी पुस्तक का एक टाइटल, पहले वो टाइटल बना लेते हैं और टाइटल बनाने के बाद उसे वर्गांक प्रदान करेंगे, और जब वर्गांक प्रदान करेंगे तो अपने आप देखते हुए चलेंगे कि पहले विश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद में संश्लेषण की प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इन इकोनॉमिक्स, तो ये किताब पर लिखा हुआ टाइटल है या क्या है, इन इकोनॉमिक्स सेफ्टी मेजर्स, यानी कि सुरक्षा प्रबंधन, तो सेफ्टी मेजर्स इन बैंक्स
ऑफ राजस्थान इन 1990 ये किसी भी पुस्तक पर लिखी हुई क्या है? आख्या है। अब इस आख्या से हम वर्गांक बनाएंगे, वर्ग संख्या बनाएंगे, इसको क्लास नंबर देंगे और क्लास नंबर देने के लिए हम ये जो आख्या या जो टाइटल पुस्तक का लिखा हुआ है उसमें पहले कॉलन क्लासिफिकेशन तकनीक अपनाएंगे हम। और कॉलन क्लासिफिकेशन में पहले क्या किया जाएगा? इनके विभिन्न पक्षों को अलग अलग किया जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा। बाद में उनका क्या किया जाएगा? आपके संश्लेषण किया जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप, कि इसमें उन शब्दों को हटा देंगे जो शब्द कोई पद या टर्म या किसी पक्ष या किसी एकल विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए आप, इन, इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। या जैसे कि वापस आया आपके इन, इसका भी कोई महत्व नहीं है। या जैसे कि ऑफ, और जैसे कि वापस इन। तो जैसे कि द, ए, एन, इन, अपॉन, ऑन, ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों का कोई पक्ष नहीं होता है, या ये कह दीजिए इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। तो अब हमने पहले उन बेकार शब्दों को हटा दिया जिनका कोई महत्व नहीं है। अब हमारे पास विश्लेषण कर रहे हैं हम, यानी कि इस आख्या को खोल रहे हैं। तो हमारे पास शब्द क्या आया? इकोनॉमिक्स, सेफ्टी मेजर्स, बैंक्स, राजस्थान और 1990। ये हमारे पास में कुछ शब्द निकल कर आए। ये अलग अलग क्या है? पक्ष हैं। इसमें सबसे पहले इसका जब विश्लेषण किया जा रहा है आपके द्वारा, तो सबसे पहले देखा जाएगा कौन सा पक्ष क्या कहलाने लायक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि कौन सा पक्ष क्या कहलाने लायक है, तो उनमें इकोनॉमिक्स ये कहलाएगा आपके मूल विषय या मेन क्लास। ये सारा का सारा विश्लेषण हो रहा है, ये कहलाएगा आपके मेन क्लास। फिर आप देखिए जैसे कि बैंक, तो बैंक्स जो हैं ये कहलाएंगे आपके पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। क्योंकि किसी भी विषय में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व माना जाता है। ये आपको एक सामान्य सा नियम ध्यान में रखना है, अध्ययन का केंद्र बिंदु। तो यहाँ जो ये पूरी आख्या है, किताब का जो नाम है, यानी कि इन इकोनॉमिक्स सेफ्टी मेजर्स इन बैंक्स ऑफ राजस्थान 1990, तो ये जो पूरी लाइन है इसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन बन रही हैं? बैंक्स बन रही हैं। तो इसलिए उसे हमने क्या नाम दे दिया? पर्सनैलिटी। फिर आप देखिए कि सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा प्रबंधन, यहां पर इसे बना दिया जाएगा क्या? एनर्जी। यानी कि हर वह प्रक्रिया जहां पर कुछ होना या कोई गतिविधि या किसी प्रक्रिया या किसी तकनीक को अपनाया जा रहा है, उन सभी को हम क्या कहकर पुकारते हैं? एनर्जी। अब इसके बाद देखिए आप, हमारे एक तो रह गया राजस्थान। तो जो राजस्थान शब्द है ये अपने आप में किसको बता रहा है? स्पेस, यानी कि स्थान को। और लास्ट में आप देखेंगे कि 1990 ये अपने आप में किस चीज़ को बता रहा है? टाइम वाले पक्ष को। तो यह एक मिश्रित विषय है जिसमें एक मूल विषय है, मेन क्लास है, और उसके साथ में कई सारे पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, कई सारे पक्ष या पक्षों के एकल विचार आपस में मिले हुए हैं। और ऐसे मिश्रित विषय या ऐसे यौगिक जो विषय होते हैं उनका जब वर्गांक किया जाता है, वर्गांक बनाया जाता है या क्लास नंबर उनको दी जाती है, तो वो क्लास नंबर देने के लिए हमें सबसे पहले उस आख्या या टाइटल का विश्लेषण करना पड़ता है, चीज़ों को छांटना पड़ता है, कौन क्या कहलाएगा। और जब ये पहचान कर ली जाती है तो फिर वर्गीकरण पद्धति के अंदर जाया जाता है, और वर्गीकरण पद्धति में जाकर उनकी जो शेड्यूल या अनुसूचियां होती हैं, उन अनुसूचियों में जाकर
इकोनॉमिक्स के लिए क्या अंकन है वो लाया जाएगा, सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या अंकन है वो लाया जाएगा, बैंक्स के लिए क्या अंकन है वो ढूंढा जाएगा, राजस्थान के लिए क्या कोड दिया गया है या अंकन प्रदान किया गया है वो, और इसी तरीके से 1990 के लिए क्या अंकन दिया गया है, उन सभी चीज़ों को खोजा जाएगा और फिर उन अंकनों को प्रदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्हें एक निश्चित क्रम में जमाया जाएगा। अभी ये क्रम जो है वो निश्चित नहीं है, और निश्चित क्रम मैंने बताया था कि हमेशा सबसे पहले कौन आती है, मेन क्लास। तो मेन क्लास आपके कौन है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक तो क्या हो गई आपके, ये तो हो गई मेन क्लास, मुख्य विषय। इस मुख्य विषय के साथ में जो अलग अलग पक्ष जुड़े हुए हैं या अलग अलग पक्षों के एकल विचार जुड़े हुए हैं, अब हम उनको एक सहायक क्रम में, एक निश्चित अनुक्रम में जमाएंगे। तो वो जो निश्चित अनुक्रम है वो हमेशा, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, वो हमेशा क्या होता है, पहले पर्सनैलिटी, उसके बाद मैटर, उसके बाद में एनर्जी, उसके बाद स्पेस और उसके बाद में टाइम आता है। तो पर्सनैलिटी यानी कि अब कौन आ जाएगी, बैंक्स। तो बैंक्स क्या कहलाएगी यहां पर, पर्सनैलिटी। इसके बाद में मैटर, तो पदार्थ या धातु, पदार्थ या धातु जो भी है उसकी यहां पर बात ही नहीं हो रही है, तो यानी कि मैटर नाम का पक्ष इसमें नहीं है। फिर देखेंगे कि एनर्जी नाम का पक्ष है, तो हमने सेफ्टी मेजर्स को एनर्जी पक्ष में रखा था, तो ये आ जाएगा आपके सेफ्टी मेजर्स। ये कहलाएगा आपके कौन सा वाला पक्ष, एनर्जी वाला पक्ष। इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप PMES यानी कि स्पेस आना चाहिए इसके बाद। तो हम स्पेस के लिए क्या करेंगे, अगला है हमारा स्पेस यानी कि स्थान, और स्थान है हमारा कौन, राजस्थान। या और राजस्थान क्या बन जाएगा आपके, स्पेस। और अंत में क्या आना चाहिए, टी वाला पक्ष यानी कि टाइम। तो यहां ले लेंगे हम इन 1990। ये जो बना ये आपके कौन सा वाला पक्ष कहलाएगा, आपके समय वाला पक्ष। तो एक निश्चित अनुक्रम में भी हमने जमा लिया, इनको जमा कर अब इनके हम कोड लेकर आएंगे, इनके लिए जो अंकन प्रदान किए गए हैं उनको लाएंगे। तो इकोनॉमिक्स नाम का जो मेन क्लास है उसको कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर एक्स नाम का अंकन प्रदान किया गया है, एक्स बराबर इकोनॉमिक्स, कैपिटल एक्स। अब आती है बात बैंक, तो यानी कि पर्सनैलिटी। तो बैंक्स के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन की जो शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स में जो संस्थाओं वाले शेड्यूल हैं उनके अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैंक्स के लिए जो कोड मिलेगा वो मिलेगा 62 या 62। फिर उसके बाद में एनर्जी, एनर्जी यानी कि सेफ्टी मेजर्स। तो एनर्जी के लिए जो आपके कोड हैं वो आप जब कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर से ढूंढ के लाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 94। देखिए आप एक्स, उसके बाद 62, उसके बाद 94। ये इतना गहराई में नहीं जाना पड़ता हमको, लेकिन हमको एक ये याद रखना पड़ता है कि प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्पेस आ रहा है यानी कि राजस्थान, और राजस्थान के लिए पहले तो हम इंडिया के कोड की बात करेंगे। तो इंडिया का कोड तो कहलाता है आपके 44, और राजस्थान के लिए कोड है 37। तो 4437 ये राजस्थान का क्या बन गया आपके कोड। और 1990 के दशक की बात की जा रही है, 1990 के दशक की बात की जा रही है कि उस समय पर बैंकों के सेफ्टी मेजरमेंट्स कैसे थे, उनका अध्ययन हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए हमने यहाँ पर एनर्जी बनाया था सेफ्टी मेजर्स को। तो 1990 को यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कोड में से हम लाएंगे N9। ये हमने क्या दे दिया इनको, वर्गांक, यानी कि एक प्राकृतिक भाषा में लिखे गए पद। ये सभी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए पद हैं।
हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषाएं होती हैं, हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच इटालियन, ये सभी प्राकृतिक भाषाएं, उनमें लिखे गए पद हैं। इन्हें बदलकर हमने क्या दे दिया, एक कृत्रिम भाषा में बदल दिया और नए अंक प्रदान कर दिए। फिर हमने देखा ये तो सारा काम हो गया विश्लेषण का। अब इन पदों के बीच में क्या किया जाएगा, संश्लेषण, यानी कि इनको आपस में जोड़ा जाएगा और जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो कॉलन क्लासिफिकेशन में ये पूरा टॉपिक होगा हमारा अलग से, लेकिन अभी इस वर्गीकरण पद्धति को समझाने के संदर्भ में मैं कह रहा हूं आपको कि पर्सनालिटी से पहले हमेशा कॉमा लगाया जाता है, मैटर से पहले हमेशा सेमीकोलन लगाया जाता है, एनर्जी से पहले हमेशा कोलन लगाया जाता है, स्पेस जो होता है इससे पहले हमेशा डॉट जो चिन्ह है इसको लगाया जाता है, और टाइम या समय पक्ष से पहले उल्टा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमने वर्गांक जो तैयार किया है, ये अभी विश्लेषण तो इसका हमने कर लिया, चीरफाड़ कर ली, अलग अलग पक्षों को पहचान लिया, पहचान के उनको एक निश्चित क्रम में भी जमा लिया। अब निश्चित क्रम में जमाने के बाद अब हम उन्हें संश्लेषित करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। और ये जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है उसमें आप देखिए एक्स जो कि मेन क्लास है, उसके बाद 62 जो कि पर्सनालिटी है, यानी कि एक्स और 62 के बीच में कौन सा वाला चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, आपके कॉमा। इसके बाद 94 जो कि एनर्जी है, और एनर्जी से पहले हमेशा कॉलन चिन्ह काम में लिया जाता है, तो कॉलन 94। फिर बात आती है आपके स्पेस यानी कि स्थान की, तो स्थान पक्ष से पहले हमेशा फुल स्टॉप या डॉट का प्रयोग किया जाता है। और फिर हम ये लेंगे 44 और 37। 44 कोड तो हो जाएगा भारत के लिए, 37 हो जाएगा हमारे राजस्थान के लिए। तो ये कोड बन गया हमारा। और अंततः जब हम बात करेंगे टाइम, तो समय पक्ष से पहले हमेशा मैंने बताया है कि उल्टा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में बैक वाला, और फिर लिख दिया जाता है आपके N9। ये जो बनकर तैयार हुआ, यही कॉलन क्लासिफिकेशन के द्वारा किसी भी पुस्तक को, किसी भी प्रलेख को प्रदान किया गया क्लास नंबर है, वर्ग संख्या है, वर्गांक है। तो जो भी ऐसे विषय होते हैं जो कि मूल विषय नहीं है, मौलिक विषय नहीं है, उनके साथ कुछ पक्ष या एकल विचार जुड़े हुए हैं, यानी कि वो कुल मिलाकर मिश्रित या यौगिक विषय हैं, उनमें हमको रंगनाथन की विश्लेषणात्मक या विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है। और बाद में पहले इनका विश्लेषण किया आपने, चीरफाड़ की, अलग अलग पक्षों को एक एक अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, फिर उनमें से कौन सा पक्ष क्या कहला सकता है उनकी पहचान की, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में जमाया। निश्चित क्रम में जमाने के बाद वर्गीकरण पद्धति के अंदर किस पद को या किस आपके शब्द को क्या अंक प्रदान किया गया है, वो अंक यहाँ पर हम ले आए। और उसके बाद अंत में हमने इन सभी पक्षों को योजक चिन्हों के द्वारा, बहुत सारे योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जोड़ दिया। और योजक चिन्ह आप जानते ही हैं जो हमने बात की है, यानी कि पर्सनालिटी से पहले कॉमा, और मैटर से पहले आपके सेमीकोलन, एनर्जी से पहले आपके कोलन, और समय से पहले फुल स्टॉप या डॉट, और टाइम से पहले आपको कौन सा कहलाएगा, उद्धरण चिन्ह। तो ये इस तरीके से वर्गांक तैयार किया जाता है। ये है रंगनाथन की वैश्लेषिक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। हालांकि आप ध्यान रखना, रंगनाथन पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति प्रदान की है। इनसे भी कुछ समय पहले यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जो ये यूडीसी है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं यूडीसी को, आपके यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वमान्य,
दशमलव डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये पहली वर्गीकरण पद्धति थी जिसके अंदर विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। और दो व्यक्ति थे इसमें जिनको हम आगे पढ़ेंगे इस पूरी क्योंकि अलग अलग जब इन टॉपिकों को हम लेते जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि आपके बेल्जियम के थे, आपके दो महान व्यक्तियों की बात करेंगे, एक तो पॉल ऑटलैंड और हेनरी ला फोंटेन। पॉल ऑटलैट और हेनरी ला फोंटेन, ये वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने आपके सबसे पहले इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति दी थी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि रंगनाथन की वर्गीकरण पद्धति जितनी विश्लेषण और संश्लेषण पर पूर्णतः आधारित है, ऐसी वर्गीकरण पद्धति और कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ संदर्भों की, तो अब यहाँ पर आपको कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। देखिए आप, हमने सबसे पहले बात की थी कि हर वह पद्धति जिसमें मिश्रित विषयों को वैचारिक धरातल पर आपके विभिन्न पक्षों में विश्लेषित किया जाता हो, शाब्दिक धरातल पर उन्हें रूपांतरित किया जाता हो और अंकन धरातल पर उनका अनुवाद करके संबंधित पक्षों के लिए जो भी अंकन प्रयोग में लिए जाते हैं, जो भी प्रयुक्त चिन्ह हैं, जैसे कि वो चिन्ह थे ना आपके कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, ये संबंधित योजक चिन्हों की सहायता से उनको क्या कर दिया जाता है, संश्लेषित। सभी वो वर्गीकरण पद्धतियां क्या कहलाएंगी आपके, विश्लेषी, वैश्लेषी, संश्लेषणात्मक पद्धतियां कहलाती हैं। अब देखिए आप, अब आती है बात कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात डिस्कस की थी कि वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रंगनाथन नहीं, रंगनाथन से भी पहले इस दिशा में सबसे पहले प्रयास करने वाले व्यक्ति दो व्यक्ति बताए थे मैंने, और वो दो व्यक्ति कौन थे, एक तो बेल्जियम के हेनरी ला फोंटेन और एक दूसरे व्यक्ति थे पॉल ऑटलैट। और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक नई वर्गीकरण पद्धति दी जो कहलाती है यूडीसी या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो यूडीसी जो है ये पहली वर्गीकरण पद्धति थी जो कि पक्षात्मक थी और जिसमें विश्लेषण और संश्लेषण का गुण पाया जाता था, जैसे कि रंगनाथन की वर्गीकरण पद्धति में पाया जाता है। लेकिन जब भारत के संदर्भ में ये बात होगी कि भारत में पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति में विश्लेषी संश्लेषणात्मकता के गुण का प्रयोग किया, तो वो व्यक्ति नो डाउट हमारे कौन होंगे, एस.आर. रंगनाथन, श्याली रामामृत रंगनाथन, ये वो पहले व्यक्ति इंडिया में कहलाएंगे। और वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में पहले व्यक्ति कौन कहलाएंगे आपके, बेल्जियम के हेनरी ला फोंटेन और एक और व्यक्ति हैं आपके पॉल ऑटलैट। ये दो व्यक्ति आपके कहलाएंगे और वो वर्गीकरण पद्धति कहलाएगी यूडीसी। अब आती है बात, हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे, उसके लिए हम जो हमारे रंगनाथन गए और वहाँ पर उन्होंने जब मैक्नोसेट नाम का एक खिलौना देखा खिलौने की दुकान पर, तो ये जो मैक्नोसेट नाम का खिलौना था ये इस प्रकार का एक खिलौना था जिसमें अलग अलग इसके हिस्सों को अलग अलग करके और दोबारा से जोड़कर और नए प्रकार का खिलौना बनाया जा सकता था। यानी कुल मिलाकर इसके विभिन्न अलग अलग टुकड़े या पक्षों को का विश्लेषण करके यानी कि उनको खोलकर और दोबारा उनका क्या किया जाएगा, उनको आपस में जोड़ा जाएगा और नए प्रकार का एक खिलौना बन जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मैक्नोसेट टाइप पे कई सारे खिलौने आते हैं जिनमें आप देखेंगे कि एक ही खिलौना है, उसी से कार बन जाती है, उसी के कुछ पक्षों को आगे पीछे किया जाता है तो रोबोट बन जाता है, उसी के कुछ पक्षों को आगे पीछे जोड़ तोड़ कर लगाया जाता है तो उसी खिलौने से मकान का भी निर्माण हो जाता है खेलने के लिए बच्चों का। तो जब रंगनाथन ने ये चीज़ देखी तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि वर्गीकरण पद्धति भी ऐसी पक्षात्मक होनी चाहिए जिसके अंदर आप संश्लेषण और विश्लेषण का प्रयोग करते हुए नए नए विषयों को नए नए वर्गांक प्रदान कर सकें ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म
और जटिल से जटिल वर्गीकरण भी अगर हमको करना पड़े तब भी, या नए से नए विषयों को भी प्रवेश दिलवाना पड़े तो भी यह वर्गीकरण पद्धति उपयोगी रहे। तो ये प्रेरणा जो उनको मिली वो मिली थी आपके 1924 में लंदन के अंदर, और यहीं पर इनके दिमाग में ये विचार आया था मैक्नोसेट नाम का खिलौना देखकर। और इसी का नतीजा हुआ कि रंगनाथन ने इस विचार को और विकसित किया, अपनी वर्गीकरण पद्धति में काम में लिया, और उसका नतीजा हुआ कि रंगनाथन ने वर्गीकरण पद्धति का प्रमुख गुण बनाया अपनी वाली कॉलन क्लासिफिकेशन का कि यह वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में अब जानी जाती है, जिनमें अलग अलग पक्षों को पहले खोला जाता है, उनकी पहचान की जाती है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है, फिर उनका आपस में संश्लेषण कर दिया जाता है और एक नया वर्गांक या नया क्लास नंबर या आपके नई वर्ग संख्या तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं हम, देखिए द्विबिंदु या कॉलन वर्गीकरण पद्धति में आप देखेंगे कि इसके कई सारे संस्करण हैं। अभी तक कुल मिलाकर 7 संस्करण इसके आए हैं। तो इसके भी जो संस्करण हैं वो पूर्णतः वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित हैं, और ख़ास तौर से हम देखेंगे तो जो नवीनतम संस्करण है 7वां, वो तो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक है, और पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक जो भी वर्गीकरण पद्धति होती है वो नो डाउट पूरी तरह से विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। तो एक तो कॉलन क्लासिफिकेशन को द्विबिंदु या कॉलन क्लासिफिकेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जब पहला संस्करण आया था, कॉलन क्लासिफिकेशन का जब पहला एडिशन आया था, तो उस समय पर जो हमने बताया था, एक तो मुख्य विषय यानी कि मेन क्लास, और मेन क्लास के बाद में आपके पी, एम, ई, एस और टी यानी कि इसके विभिन्न प्रकार के पक्ष या एकल विचार, इन सभी के बीच योजक चिन्ह के रूप में एक ही चिन्ह काम में लिया गया था, और वो था आपके कॉलन। और यही कारण है कि रंगनाथन की वर्गीकरण पद्धति को नाम मिला कॉलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें विभिन्न पक्षों के बीच, विषय और विषय के विभिन्न पक्षों के बीच आपके योजक चिन्ह के रूप में केवल एक ही प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि रंगनाथन पर्सनैलिटी के लिए बाद में कॉमे का प्रयोग करेंगे, इसकी मैटर के लिए वो सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, एनर्जी के लिए कोलन का प्रयोग, स्पेस के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग, और टाइम के लिए उल्टे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वो करेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपके चिन्ह हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पहली बार जब ये वर्गीकरण पद्धति आई थी तो इसका पहला संस्करण इसी प्रकार का था, और उसमें केवल सभी पक्षों के बीच में कोलन नाम का चिन्ह ही प्रयोग में लिया गया था, और यही कारण है कि इसको जो नाम मिला वो आपके कहलाता है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, या इसे नाम दिया जाता है कॉलन क्लासिफिकेशन। मैंने ये भी कहा था कि बेल्जियम के व्यक्ति थे पॉल आउटलैंड और हेनरी ला फोंटेन, और इन दोनों व्यक्तियों की मैंने एक विशेषता बताई थी कि इन दोनों व्यक्तियों ने भी रंगनाथन से भी पहले विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति दी थी, जिसे यूडीसी कहा जाता है, यानी कि सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। तो ये वाला जो लाइन है ये हमने पूरी स्टडी की है अभी थोड़ी देर पहले, सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति या यूडीसी। लेकिन यूडीसी में और कॉलन क्लासिफिकेशन में जो एक बेसिक सा अंतर है वो केवल इतना सा है कि जहाँ पर कॉलन क्लासिफिकेशन पूर्णतः आपके विश्लेषी और संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, जबकि यहाँ पर यूडीसी में यह कुछ सीमा तक ही वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। लेकिन यहाँ एक चीज और आती है, क्योंकि रंगनाथन ने भी ये बात कही थी, कोई भी पक्षात्मक, क्योंकि देखिए अगर आपको विषयों का संश्लेषण करना है तो उस विषय के नाम में, विषय के साथ में कई सारे अन्य पक्ष या एकल विचारों का जुड़ा होना आवश्यक है, जैसे कि मेन क्लास, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और
टाइम या इसी प्रकार के एकल विचार। और इन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और बाद में संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब जो हर एक पक्षात्मक जो पद्धति होती है वह विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति नहीं कही जा सकती जब तक कि वह पद्धति पूर्ण रूप से या फ्रीली, पूर्ण रूप से मुक्त पक्षात्मक पद्धति ना हो। और यह गुण आप वर्ड में अगर देखेंगे तो एकमात्र वर्गीकरण पद्धति में ही यह गुण पाया जाता है जो आपके कहलाती है कॉलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन की, और उसका भी 7वां एडिशन ही पूर्ण रूप से मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। और जो मुख्य पूर्ण रूप से मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति होती हैं उन्हीं का ये गुण होता है कि उनमें वर्गांक का निर्माण करते समय पर वैश्लेषी और संश्लेषणात्मक आपके तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ये जो शब्द हैं जो कि बहुत टेक्निकल हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इनको बिल्कुल उसी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूं। दूसरी बात देखिए, अब देखिए पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति और एक होती है परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। आप सभी के पूरा का पूरा एक टॉपिक ही आएगा जिस टॉपिक का नाम आपके कहलाएगा विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों के विकास के चरण और उनके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कह दीजिए या ट्रेंड नहीं कहेंगे तो हम कह देंगे विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों के विकास के चरण और उनका रुझान कैसा रहा, यानी कि वर्गीकरण पद्धतियां विकसित होते होते किस गुण को छोड़ती रही और कौन से गुण को वो लगातार अपनाती रही, ये कहलाता है एक रुझान या ट्रेंड। तो उस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि शुरुआत में जो वर्गीकरण पद्धतियां हुआ करती थी वो पूरी तरह से कैसी होती थी, परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियां। और जो परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियां होती हैं उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इनके अंदर सबसे एक तो कमी ये होती है कि इनमें केवल भूत वर्तमान और भविष्य के केवल सरल विषयों के लिए ही अंकन प्रदान किया जा सकता है, यानी कि ज्ञान जगत में जो लगातार नए विषय प्रवेश ले रहे हैं या मान्यता प्राप्त कर रहे हैं उन विषयों को उनके चाहे गए स्थान या उनके सह संबंधित विषय के साथ में स्थान देना पॉसिबल नहीं होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे भी, पूरा टॉपिक आएगा आपके परिगणनात्मक, शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति, फिर आपके कहलाएगा लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसके बाद अगला चरण में यही कहलाएगी आपके अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति, फिर और विकसित होकर कहलाएगी आपके परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। और अंत में जब हम बात करेंगे 7वें एडिशन की तो वो कहलाएगा मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो ये जो विकास का जो चरण चला है उसमें वर्गीकरण पद्धति यदि आपकी परिगणनात्मक है, पक्षात्मक नहीं है, तो उसमें पक्ष है ही नहीं, उसमें तो केवल एक मौलिक विषय है और मौलिक विषय के साथ में कोई भी पक्ष या एकल विचार जुड़ा हुआ नहीं है। और जब जुड़ा हुआ कोई विचार ही नहीं है तो वहां संश्लेषण और विश्लेषण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहली लाइन तो यह ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इस वर्गीकरण पद्धति में जो आपके विषयों की मुख्य अनुसूची जो होती है जिसे अपन कहते हैं शेड्यूल, मेन शेड्यूल या मुख्य अनुसूची, तो विषय की केवल एक ही मुख्य अनुसूची होती है जिसमें एक तरफ उन विषयों से संबंधित अंकन प्रदान कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनका विषय का नाम उल्लेखित कर दिया जाता है। एक ही लिस्ट होती है। तो परिगणनात्मक पद्धति के अंदर जो अनुसूची होती है या शेड्यूल होता है वो कैसा होता है, बहुसंख्यक न होकर केवल कैसा होता है, एक स्तंभीय यानी कि एक कॉलम वाला एक कॉलम होता है। उस कॉलम के अंदर आपके ज्ञान जगत के सभी भूत वर्तमान और भविष्य के सभी संभावित विषयों को वर्गांक प्रदान कर दिए जाते हैं, उन्हें अंकन प्रदान कर दिया जाता है। और ऐसी वर्गीकरण पद्धति कहाँ पर उपयोगी होती है, तो इनमें मोस्टली केवल सरल विषय होते हैं
और या फिर कुछ संयुक्त विषयों की ये सूची होती है। तो सरल सरल विषय, कुछ मामलों में संयुक्त विषय और उनकी केवल एक ही लिस्ट, जिनमें एक तरफ विषय का नाम, दूसरी तरफ उसको दिया गया अंकन या उसको प्रदान किया गया नोटेशन। तो एक तो ये वाली चीज होती है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है वो क्या है, देखिए आप कि कॉलम के अंदर क्या होगा, एक तरफ तो आपके, जैसे कि ये मैंने कॉलम बनाया, तो एक तरफ तो आपके विषय के नाम का उल्लेख होगा और दूसरे कॉलम में आपके उस विषय से संबंधित क्लास नंबर या हम कहेंगे अंकन दिया हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर एक ही लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर आपके पहले से बने बनाए, यानी कि पूर्व निर्मित या पहले से बनाए हुए वर्गांक दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब क्लास नंबर बनाया था तो उसको हमने बनाया, जो अपन ने क्लास नंबर बनाया था, अभी आपको ध्यान है कि हम लोगों ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स में राजस्थान में सेफ्टी मेजरमेंट बैंकों के अंदर 1990 में, ये एक हमारी आख्या थी। और फिर हमने इसका पहले विश्लेषण करा, अलग अलग पक्ष निकाले, उनके संबंधित अलग अलग अनुसूचियों से उसके अंकन लेकर आए और उनको मिलाकर और आपस में उनको मिलाकर हमने क्या कर दिया, संश्लेषित कर दिया और इस तरीके से वर्गांक हमने खुद बनाया। जबकि जो परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति या परंपरागत जो ये वर्गीकरण पद्धति है, इसमें एक लिस्ट होती है विषयों की जिसमें सरल और कुछ संयुक्त विषय होते हैं और उन्हें पहले से ही बने बनाए पूर्व निर्मित वर्गांक दे दिए जाते हैं, यानी कि क्लास नंबर रेडीमेड होते हैं, बनाने नहीं पड़ते। यानी कि जो आपका वर्गाकार है, वर्गकार या वर्गाकार, यानी कि वही व्यक्ति जो कि क्या काम करेगा, किसी भी वर्गीकरण पद्धति के नियमों को आधार बनाकर किसी पुस्तकालय में पुस्तकों या प्रलेखों को वर्गीकृत करने का कार्य करता है और उन्हें अंकन प्रदान करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं वर्गाकार या वर्गकार, यानी कि क्लासिफायर। और वर्गाचार्य तो हमने बताया था, वर्गाचार्य का मतलब केवल क्या होगा, आपके वह विद्वान, पुस्तकालय विज्ञान का वह विद्वान जिसने कोई वर्गीकरण पद्धति का आविष्कार किया हो, जिसने वर्गीकरण पद्धति दी है, वो वर्गाचार्य है, यानी कि क्लासिफिकेनिस्ट। और जिसने उसको वर्गीकरण पद्धति को आधार बनाकर अपनी लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकों को वर्गीकृत किया है और एक सहायक अनुक्रम में जमाया है, तो वो जो व्यक्ति होगा उसे कहा जाएगा वर्गकार या वर्गाकार, या उसे हम क्या कहेंगे, आपके केवल क्लासिफायर। आगे देखिए आप, इस प्रकार की जो वर्गीकरण पद्धति होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके सापेक्षिक अनुक्रमणी, या इसे वो कहते हैं अपन रिलेटिव इंडेक्स। तो या तो आप इसे कहिए सापेक्षिक अनुक्रमणी या रिलेटिव इंडेक्स, ये बहुत जरूरी होती है। चाहे कोई सी भी वर्गीकरण पद्धति जो कि आपके किस पर आधारित है, परिगणनात्मक पद्धति पर आधारित है, वहां पर रिलेटिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटिव इंडेक्स बनाया कैसे जाता है, तो देखो आप, जैसे कि कोई भी एक विषय या कोई भी एक पद, जैसे कि मैंने पद लिखा है, पद या आप इसको नाम भी कह सकते हो, पद या नाम। तो कोई भी एक विषय या पद से संबंधित सभी विषयों को उस पद के नीचे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, किसके अंदर, रिलेटिव इंडेक्स के रूप में। अब ये बनेगी कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके विषय आया चिकित्सा, तो अब देखिए आप, चिकित्सा के अंदर, चिकित्सा को तो हमने कोड दे दिया, चिकित्सा के अंदर भी कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि आप देखिए आयुर्वेद, बुद्धा, या इसे कई बार कहा जाता है सिद्धा, ये भी एक तरीका है इलाज करने का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूनानी,
ये भी एक पद्धति है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये अलग अलग प्रकार की क्या हो गई आपके विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां। तो हमने तो केवल क्या बना दिया, चिकित्सा, और इसको अंकन प्रदान कर दिया। और अब हमने इससे संबंधित जो भी एकल विचार हैं, जो इसके एक साथ एक जगह पर आने चाहिए, उन सबको क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, वर्णानुक्रम में जमा लिया जाता है। वर्णानुक्रम का मतलब हो गया आपके, उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा लिया जाता है। यानी कि पहले सबका नाम लिख लिया, अब ABCD के क्रम में आप इसको जमाइए। यानी कि आयुर्वेद तो वो पहले आना ही चाहिए, बुद्धा या सिद्धा B पे आ रहा है तो चलो ठीक है, यूनानी लास्ट में चला जाएगा, होम्योपैथी ऊपर आ जाएगा, एलोपैथी यूनानी और होम्योपैथी के बीच में चला जाएगा, और इन्हें अंकन प्रदान कर दिया जाएगा। ये जो तैयार हुई ना, यही कहलाती है रिलेटिव इंडेक्स। और ये रिलेटिव इंडेक्स जो होती है, ये बहुत ज्यादा मदद करती है वर्गाकार को। जब भी कोई वर्गाकार अपना कोई विषय जो वो चाहता है, उस विषय को खोजना चाहता है, तो आप उसको केवल और केवल चिकित्सा में जाना है। अब चिकित्सा के अंदर उसी के नीचे एक इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका बनी हुई है, एक अनुक्रमणी बनी हुई है सब रिलेटिव इंडेक्स, जिसमें सभी आपके पद या विषयों को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल का मतलब हो गया आपके किस तरह का ऑर्डर, वर्णानुक्रम में जमा दिया जाता है। तो वर्गाकार जब उस किसी पुस्तक को वर्गांक देना चाहता है, वर्ग संख्या बनाना चाहता है, तो वहां पर वर्गाकार के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि आपके परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में सापेक्षिक, अनुक्रमणी या रिलेटिव इंडेक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी के माध्यम से कोई वर्गाकार अपने चाहे गए या अपने अभीष्ट विषय तक पहुंच पाता है या उसकी खोज कर सकता है। अच्छा, इसकी जो अनुसूची होगी वो लंबी होगी, ये तो बात जानते ही हैं आप। क्यों? क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों के लिए केवल एक ही लिस्ट बनाई जा रही है। और जब एक ही लिस्ट बनाई जा रही है और बीच बीच में क्या आ रही है, उसके रिलेटिव इंडेक्स, यानी कि विषय, उससे संबंधित जितने भी पद हैं उनका उल्लेख कर दिया, अगला विषय, उससे संबंधित जितने भी पद आएंगे उनका उल्लेख कर दिया जाएगा। तो जब ये ऐसी लिस्ट बनाई जाएगी तो अपने आप जो आपके विषय की अनुसूची है वह बहुत लंबी हो जाएगी, यानी कि शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप, जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, विशिष्ट विषय होते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट या विशिष्ट विषय, उनको कभी भी आप यहाँ वर्गांक प्रदान नहीं कर सकते। ये भी एक कमी होती है परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति की। अब देखिए आप, ये हमने ले लिया कि एक अनुसूची बनाई जाती है और उस अनुसूची में क्या किया जाएगा, आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के संभावित विषयों का उल्लेख होता है। ज्ञान जगत के उन नए विषयों को, जो भी नए विषय जन्म ले रहे हैं, उनको उनके सह संबंधित विषयों के पास स्थान देना संभव नहीं है। उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पर पक्षों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक बड़ा कारण कहलाता है कि ज्ञान जगत में जब भी कोई नया विषय जन्म लेता है तो परिगणनात्मक पद्धति के अंदर वह नया विषय अपने सह संबंधित विषय के पास स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है। चाहे तो आप पक्ष की बात कर लीजिए, समकक्ष पंक्ति के अंदर भी, और ना ही आपके अरे या चैन के अंदर भी। फिर देखिए आप, यहां पर किसी भी प्रकार की सर्वमान्य एकल नहीं होते हैं, तो केवल एक मुख्य अनुसूची दे दी, एक मेन शेड्यूल दे दिया। और जो कॉमन आइसोलेट, ये पूरा एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन में सर्वमान्य एकल या कॉमन आइसोलेट। और डीडीसी जो है, उस डीडीसी में इन्हीं सर्वमान्य एकलों को पुकारा जाता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड
सब डिवीजन ये तो कहा जाता है आपके डीडीसी के अंदर, और कॉलन क्लासिफिकेशन मैंने कहा जाता है सर्वमान्य एकल। ये पूरा एक टॉपिक आएगा आपके। तो सर्वमान्य एकलों का भी उल्लेख नहीं होता है, यानी कि उनकी भी अलग से कोई लिस्ट नहीं होती है। इसका नतीजा क्या होगा, देखिए आप, पंक्ति और श्रृंखला में ग्राह्यता का अभाव होता है। ग्राह्यता एक शब्द है जिसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे हॉस्पिटलिटी या ग्राह्यता, यानी कि नए विषयों को प्रवेश दिलवाने का गुण। और कहां पर, पंक्ति में और श्रृंखला में। पंक्ति का मतलब है आपके अरे, पंक्ति यानी अरे, और श्रृंखला यानी चैन। अब अरे और चैन में क्या अंतर है उसको थोड़ा समझ लीजिए आप, या पंक्ति और चैन में क्या अंतर होता है। देखिए, ज्ञान जगत में जब भी दो बराबर के विषय या समकक्ष विषय जन्म लेते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अंडर में नहीं है, बल्कि सब क्या है, समान विषय हैं। तो पंक्ति का मतलब होता है समकक्ष विषयों, या तो आप कहिए समकक्ष विषय या समकक्ष एकल विचार हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, एक विषय है हमारा विज्ञान, और इसी विज्ञान विषय से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया और नए विषय बनाने का प्रयास किया। तो हमने देखा कि एक तो निकल कर आया आपके रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। एक विषय मान लीजिए निकल कर आया फिजिक्स या भौतिकी, और एक निकल कर आया आपके जीव विज्ञान। वर्गीकरण में क्या किया जाता है, वर्गीकरण में एक बड़े वर्ग को दो समकक्ष, कम से कम दो या इससे अधिक समकक्ष वर्गों के अंदर, अलग अलग विषयों के अंदर बांटा जाता है, और आगे ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। तभी तो ज्ञान जगत में नए से नए विषयों का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि हमने विज्ञान का विभाजन किया और इससे 3 नए विषयों का निर्माण किया, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्या ये विषय एक कोई महत्वपूर्ण और कोई कम महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, ये तीनों ही विषय समकक्ष विषय हैं, इन्हें कहा जाता है पंक्ति। तो पंक्ति में क्या होते हैं, आपके समकक्ष विषय होते हैं, समान विषय होते हैं, ये तो होती है पंक्ति। एकल क्या होता है, तो एकल होते हैं किसी, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अधीनस्थ, यानी कि एक वर्ग ऊपर वाला नीचे वाला वर्ग ऊपर वाले वर्ग के अधीन होता है, ऊपर वाले वर्ग के गुण निचले वाले वर्ग में पाए जाते हैं, और इस तरीके से जो बनती है नीचे की तरफ चैन, जो पंक्ति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और चैन जो बनेगी वो ऊपर से नीचे बनेगी। जैसे कि हमने क्या किया, विज्ञान को बांटा किसमें, आपके जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान को भी हमने और 2 हिस्सों में बांट दिया और नाम दे दिया, एक तो प्राणी विज्ञान और मतलब, और एक दे दिया हमने आपके पादप विज्ञान, पेड़ पौधे या पादप विज्ञान। और इसी तरीके से हम और अगर इसको बांटते चले हैं तो देखिए आप, पादप विज्ञान को अपन और बांटेंगे और 2 हिस्सों में बांट देंगे। ऐसे पादप जो फूल वाले हैं, ऐसे पादप जो बिना फूल वाले हैं। तो ये जो बन रही है वो चैन बन रही है। विज्ञान के अंडर में हो गया जीव विज्ञान के अंडर में है आपके पादप विज्ञान के अंडर में, यानी कि ये समकक्ष है। इसे कहा जाता है आपके श्रृंखला या चैन। और जो पक्ष कहलाएगा, यानी कि अरे जो कहलाएगा, अरे या पक्ष, वो कैसा होगा, समकक्ष या बराबर। और ज्ञान जगत जो है वो हर जगह विकास कर रहा है, यानी कि नए नए विषय सभी जगह आ रहे हैं। तो पंक्ति के अंदर भी नए विषयों का जन्म होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कहीं कहीं बीच में
नए विषयों का जन्म होता है। और इसी तरीके से चयन के अंदर भी आपके नए नए विषयों का जन्म होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये परिगणनात्मक पद्धति है और इसमें नए विषयों को वैसे ही स्थान देना कठिन कार्य है। तो यहाँ पर पंक्ति और श्रृंखला के अंदर ग्राह्यता का अभाव पाया जाता है। और ग्राह्यता का मतलब होता है हॉस्पिटलिटी, या मैंने आपको एक और बात बताई थी, यानी कि नए विषयों को स्थान देना, नए विषयों को बिना वर्गीकरण पद्धति के क्रम को बिगाड़े बिना नए विषयों को उनके समकक्ष विषयों के साथ में स्थान देना, इसे ही कहा जाता है ग्राह्यता का गुण। तो ये ग्राह्यता का गुण जो होता है वो इनके अंदर नहीं होता है। जबकि जो हमारी रंगनाथन की पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है या आपके वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पक्षात्मक जो पद्धति है उसके अंदर आपको ग्राह्यता का गुण देखने को मिलेगा आपके। इसके अलावा देखिए आप इनमें मोस्टली, क्योंकि परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियां प्रारंभिक थी और धीरे धीरे परिगणनात्मक से आज मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धतियां बनी हैं। तो यानी कि प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धतियों में शुद्ध अंकन का ही प्रयोग किया जाता था। शुद्ध अंकन का मतलब किसी भी एक ही प्रजाति के अंक या चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग करना। तो आप ध्यान दीजिए, तो इनमें मिश्रित अंकन काम में नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है, वहां पर आपके कैपिटल A to Z आपके रोमन अंक अक्षर काम में लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 0 to 9 इंडो अरेबिक, ये अंक भी आपके काम में लिए गए हैं। तो मिश्रित अंकन जहां काम में लिया जाता है वहां पर नए विषयों का प्रावधान हो सकता है, लेकिन मिश्रित अंकन के अभाव की वजह से नवीन विषयों का प्रावधान भी नहीं हो सकता। इसके अलावा पक्ष होते नहीं है क्योंकि परिगणनात्मक है, तो पक्ष विश्लेषण तथा पक्ष संश्लेषण का अभाव होता है। यानी कि आपके जब विषय ही केवल क्या है, भूगोल, विषय क्या है, केवल इतिहास, और उसके साथ में कोई भी पक्ष नहीं जुड़ा हुआ है, PMEST, तो आप किसका साथ विश्लेषण करेंगे और किन पक्षों को मिलाकर उसका संश्लेषण करेंगे। तो परिगणनात्मक जो वर्गीकरण पद्धति होती है इनमें सामान्यतः सरल विषयों की लिस्ट होती है, सरल विषयों के शेड्यूल होते हैं, और इसलिए इनमें आपको ना तो पक्ष विश्लेषण देखने को मिलेगा और ना ही पक्ष संश्लेषण जैसी चीज आपको लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और वर्गाकार को आज़ादी नहीं मिलती है, यानी कि वर्गाकार अपने हिसाब से वर्गांक या क्लास नंबर नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बने बनाए पूर्व निर्मित वर्गांकों का प्रयोग किया जाता है। और जब पहले से ही बने बनाए पूर्व निर्मित वर्गांकों का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्गाकार को केवल लिस्ट में से जाना है और उसके लिए क्या अंक दिया है वो लेना है और किताब पर उसको उल्लेखित कर देना है। जबकि हमने देखा था कि हमने कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्गांक खुद ने तैयार किया, क्योंकि हम कौन है, लाइब्रेरी साइंस पढ़े हुए, और यदि किसी पुस्तकालय से जुड़े हों तो क्या कहलाएंगे वहाँ पर पुस्तकालय के कर्मचारी। और कर्मचारी का काम यही होता है किसी भी एक वर्गीकरण पद्धति को आधार बनाकर विभिन्न पुस्तकों का वर्गीकरण करना और उन्हें एक आपके सहायक अनुक्रम के अंदर जमाना। तो आप खुद वर्गांक नहीं बना सकते हैं, ये कमी है किसके अंदर, आपके परिगणनात्मक। अब देखिए आप वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें अंकनों की कोई एक अनुसूची नहीं होती है, बल्कि कई सारी अनुसूचियां होती हैं। जैसे कि वहाँ हमने देखा था परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में कि वहाँ पर भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों की एक मुख्य अनुसूची बनाकर छोड़ दी जाती है बस। जबकि यहाँ पर आपके अलग अलग अनुसूचियां होती हैं, और जब अलग अलग अनुसूचियां यानी कि बहुत सारी अनुसूचियां होती हैं, यानी कि शेड्यूल होते हैं, तो इसका मतलब जब बहुत सारे शेड्यूल आप बनाएंगे तो शेड्यूल बहुत लंबा नहीं बनेगा, और एक ही शेड्यूल बनाएंगे तो वो बहुत लंबा बन जाएगा जो परिगणनात्मक में मिलता था। इसके अलावा देखिए आप इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में क्या मिलेंगे, देखो आप पक्ष
पक्षों के साथ में क्या हो रहा है, विश्लेषण, और किसका प्रयोग किया जा रहा है, योजक चिन्ह, पक्षों का क्या किया जा रहा है, संश्लेषण, और फिर पक्षों का क्या निर्धारित किया जाता है, अनुक्रम। निर्धारित करने वाले विभिन्न जो नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों का प्रावधान होता है, यानी कि पक्ष विश्लेषण कैसे करेंगे, पहले पक्ष निकालेंगे कैसे, उसके नियम होते हैं, पक्ष विश्लेषण कैसे करेंगे, इसके नियम होते हैं, योजक चिन्ह कैसे काम में लेंगे, उसके नियम होते हैं, पक्षों का संश्लेषण कैसे करना है, इसके नियम होते हैं, उन पक्षों को एक निश्चित अनुक्रम में कैसे रखेंगे, इसके भी नियम होते हैं। और उन सभी नियमों का, जिनमें आपके जो रंगनाथन है उन्होंने कई सारे उपसूत्र, कई सारे आपके लॉ यानी कि सूत्र, उपसूत्र, सिद्धांत और आपके अभिधारणाएं दी हैं, उन सभी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर वर्गांक तैयार करते हैं। और क्योंकि यह मिश्रित अंकन पर आधारित है प्लस आपके पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है और यह विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, इसलिए ज्ञान जगत में चाहे कितने भी नए से नए विषयों का जन्म हो जाए, यह किसी भी विषय का गहन से गहन, डेप्थ से डेप्थ क्लासिफिकेशन करने में सक्षम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। यानी कि गूढ़ आपको अगर वर्गीकरण करना है तो उसके लिए आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, या यूँ कह दो कि ऐसी वर्गीकरण पद्धति की बात करेंगे जो पूर्ण पक्षात्मक हो, जिसमें मिश्रित अंकनों का प्रयोग किया गया हो और जो है जिसके अंदर गुण हो कि उसमें पक्षों का विश्लेषण और संश्लेषण करके और वर्गांक बनाए जाते हैं। ये हम सारी बात कर रहे हैं इन वर्गीकरण पद्धतियों के संबंध में। फिर इस देखिए आप, यानी कि पहले से वर्गांक नहीं बना होता है। अभी देखा ना हमने कॉलम क्लासिफिकेशन में हमने एक वर्गांक तैयार किया था, और वो वर्गांक किस किताब का था, तो किताब का नाम हमने क्या दिया था या उसकी आख्या या टाइटल क्या था, तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में या इन इकोनॉमिक्स इन राजस्थान इन बैंक्स सेफ्टी फीचर्स इन 1990, ये पूरा क्या नाम उसका नाम था। और फिर हमने उसका क्या किया, पहले विश्लेषण और फिर उसके क्या निकाले अलग अलग पक्ष, फिर उनको एक निश्चित क्रम में जमाया, फिर हर एक पक्ष से संबंधित अंकन लेकर आए, फिर उनका क्या किया संश्लेषण, और हमने वर्गांक बनाया। तो पहले से बने बनाए वर्गांक नहीं होते हैं, यानी कि वर्गा जो आपका वर्गकार है, वर्गकार यानी कि वही व्यक्ति जो वर्गीकरण करता है लाइब्रेरी के अंदर, उसको पूरी आजादी होती है कि वह चाहे जैसे वर्ग आपके वर्गांक तैयार करे। और क्या होगा इसमें देखो आप, तो पहले से तो वर्गांक बना हुआ नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर क्या होता है, रंगनाथन ने कुछ नियम दे दिए हैं, कुछ उपसूत्र दे दिए हैं, कुछ अभिधारणाएं दे दी हैं, इन सभी को आधार बनाकर हमें वर्गांक बनाने पड़ते हैं। इसलिए जो हमारा वर्गाकार होता है उसको पूरी आजादी मिल जाती है कि वह अपने हिसाब से वर्गांक का निर्माण कर सकता है। फिर देखिए आप, इस पद्धति द्वारा वर्गांक निर्मित करने की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, अपने आप वैज्ञानिक हो जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया को हमने 3 चरणों से होकर गुजारा है, जो एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा जाएगा आपके। तो एक तो वैचारिक स्तर यानी कि आइडिया प्लेन, एक शाब्दिक स्तर यानी कि वर्बल प्लेन, और तीसरा कहलाता है आपके अंकन धरातल या अंकन स्तर, नोटेशनल प्लेन या अंकन धरातल, या तो इसको आप स्तर कहिए, और स्तर अगर शब्द याद नहीं रहे तो आप इसको धरातल शब्द के रूप, धरातल शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होगा इसमें देखो आप, इसमें जो हमारा वर्गाकार है, वर्गाकार वही व्यक्ति जो लाइब्रेरी के अंदर क्या करेगा वर्गीकरण, इसमें वर्गकार जो होता है वो रंगनाथन के द्वारा दिए गए प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 चरण या 9 स्टेप या 9 सोपानों का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा बनाए गए जो वर्गांक है, क्लास नंबर है, उसकी यह जांच भी कर सकता है अंत में कि उसके द्वारा बनाया गया क्लास नंबर कहीं गलत तो नहीं बना है, तो तुरंत ही बनाए गए क्लास नंबर की जांच भी की जा सकती है, जिसे हम चेन प्रोसीजर, एक टॉपिक होगा चेन प्रोसीजर, रंगनाथन की चेन प्रोसीजर विधि, तो इसको हम एक अलग टॉपिक के रूप में लेंगे, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
इसमें इंडेक्सिंग को अधिक महत्व दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स कहाँ महत्वपूर्ण होती है, आपके परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियों में। मिश्रित अंकनों का प्रयोग किया जाएगा, और जब मिश्रित अंकनों का प्रयोग किया जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि जो बनने वाले वर्गांक होते हैं वो अधिक बड़े नहीं होते, और मिश्रित अंकन प्रयोग में लेने की वजह से जो हमारा अंकन होता है उसका आधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या विस्तृत हो जाता है। इसमें कई प्रकार की विधियां या डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। विधियां या डिवाइस, ये पूरा टॉपिक है अलग से, विधियां या डिवाइसेज। जैसे कि हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डिवाइस, एक आएगा आपके क्रॉनिकल डिवाइस, या एक आएगा आपके सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो ये विधियां या डिवाइसें होती हैं, और इन विधियों और डिवाइसों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो वर्गीकरण पद्धति के अंदर जो पंक्ति में और श्रृंखला के अंदर नए जन्म लेने वाले विषय जो हैं उनको अगर ग्राह्यता प्रदान करनी है तो वहां पर इनके द्वारा नए नए विषयों का वर्गांक या नए नए विषय तैयार किए जाते हैं। तो ये आपके पूरी तरह से मैंने आपको प्रयास किया है इस विषय को समझाने का, और आप ध्यान दीजिएगा जो भी आपने आज पढ़ा है, हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है यदि आपने एक दो बार वर्गीकरण की परीक्षा नहीं दी है। इससे एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं उस पर अगली क्लास में चर्चा की जाएगी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अब इस पढ़ाए हुए में से सवाल कैसे आते हैं, और एग्जाम में आपके वही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सवाल तो डायरेक्ट आ जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं और गलती कर देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, यानी कि 26 जून से 2023 को लाइब्रेरी का ऑनलाइन कोर्स आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रहा है, और ये जो नया कोर्स शुरू हो रहा है इसका सारा विवरण मैंने आपको दे दिया है, और इसके लिए अगर कोई संपर्क करना हो तो उसके लिए भी संपर्क नंबर आपको दे दिए गए हैं। आप सभी का धन्यवाद।